हेलो गाइस, आज हम इस जावास्क्रिप्ट की इनिंग में देखेंगे कि फॉर्म के साथ में आप काम कैसे करते हैं। फॉर्म पे सबमिट इवेंट कैसे काम करता है। जब भी फॉर्म सबमिट होता है तो आपका पेज रिफ्रेश होता है। उस रिफ्रेश को प्रिवेंट डिफॉल्ट कैसे रोकता है। टाइमर के दो फंक्शंस सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल कैसे काम करते हैं। और जावास्क्रिप्ट का डेट ऑब्जेक्ट क्या क्या अपने साथ में फंक्शन लेके आता है, क्योंकि डेट जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ड ऑब्जेक्ट होता है। बहुत सारे फंक्शन वो अपने साथ में लेके आता है। इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली यहां पे हम क्लियर करेंगे और यहां पे हम कुछ टास्क भी करेंगे जो आप रियल प्रोजेक्ट में ऐड कर पाए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं और वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो WS का मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए परफेक्ट है। एआई के टाइम में सिर्फ कोडिंग ही नहीं, स्मार्ट कोडिंग सीखनी पड़ती है। इस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर आप 15 प्लस रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। 1-to-1 मेंटरशिप होगा और जनरेटिव एआई टूल्स का भी आप यूज करेंगे ताकि एआई से आप रिप्लेस ना हो, आप उसके साथ में ग्रो करें। अगर आप अपनी कोडिंग जर्नी सीरियसली स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अभी ज्वाइन करें इस मेंटरशिप प्रोग्राम को। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो वेलकम टू कोडिंग बाय WS आई एम प्रदीप राय। तो सबसे पहले मैं फॉर्म के पार्ट से ही स्टार्ट करता हूं जिससे हम फॉर्म पे काम कर पाए, फिर धीरे धीरे हम प्रोसेस को थोड़ा सा क्या करेंगे, बड़ा करेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए, जब भी आप फॉर्म पे काम करते हैं तो फॉर्म पे आप ये ध्यान रखना कि आपका सबमिट इवेंट काम करता है। कौन सा इवेंट काम करता है? सबमिट इवेंट। और सबमिट इवेंट लगता कहां है? फॉर्म टैग के ऊपर। जैसे मान लीजिए कि आपने यहां पे एक फॉर्म बनाया, इसके लिए आप क्या करेंगे, एक फॉर्म टैग लेंगे। तो आपको फॉर्म टैग के ऊपर सबमिट इवेंट लगाना पड़ेगा। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, वो भी मैं बता देता हूं। देखिए, जब भी फॉर्म होगा तो आपका बटन जो अंदर बनेगा वो सबमिट होना चाहिए। उसका टाइप क्या होना चाहिए? सबमिट होना चाहिए। अगर उसका टाइप सबमिट नहीं है तो फॉर्म आपका सबमिट नहीं हो पाएगा। मतलब आपको अपने इवेंट को बटन पे फायर नहीं करना, आपको अपने इवेंट को फॉर्म के सबमिट पे फायर करना है। तो भैया, फॉर्म टैग पे कौन सा इवेंट काम करता है सर? फॉर्म टैग के ऊपर जो इवेंट काम करता है वो होता है अपना सबमिट इवेंट। ये इवेंट हमारा क्या होता है? काम करता है सबमिट इवेंट। ठीक है, तो सीधा है, फॉर्म के ऊपर सबमिट इवेंट काम करेगा। अब देखो, जब भी फॉर्म, मान लीजिए आपने यहां पे एक लॉगिन का क्या कर रखा है, बटन बना रखा है। जब भी आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे फॉर्म अपना सबमिट होगा। ठीक है, जब भी फॉर्म सबमिट होता है पेज रिफ्रेश हो जाता है। तो पेज के रिफ्रेश को रोकने के लिए आपको एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा, प्रिवेंट डिफॉल्ट। प्रिवेंट डिफॉल्ट का काम क्या होता है? देखिए, जो भी आपका इवेंट आया था उस इवेंट को वो कैंसिल कर देता है। इवेंट को कैंसिल करने का काम करता है प्रिवेंट डिफॉल्ट। अब प्रिवेंट डिफॉल्ट का यूज करके जब भी आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो वो आपके पेज के रिफ्रेश को क्या करेगा? रोक देगा। पेज का जो रिफ्रेश होगा वो आप लोगों के सामने क्या होगा? रुक जाएगा। ये भी यूज करना जरूरी है। अब हम एग्जाम्पल पे क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, लेक्चर 11 करके फोल्डर बना रखा है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक HTML का बेसिक टेम्पलेट ले लेता हूँ और थोड़ा सा हम बड़ा काम करने वाले हैं भाई। थोड़ा सा हम बड़ा काम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। तो मान लीजिए कि मैं थोड़ा सा डिजाइन थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहता हूँ। मतलब मान लीजिए एक तरफ फॉर्म होगा और एक तरफ हम टेबल भी रखेंगे। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैंने एक डिव ले ली या मैंने एक सेक्शन टैग ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है सर, सेक्शन टैग ले लीजिए। सेक्शन के अंदर मैंने क्लास दिया फॉर्म सेक्शन। ठीक है, फॉर्म सेक्शन को बोला फॉर्म सेक्शन। एक काम करते हैं भाई, आप यहीं पे स्टाइल का यूज करके स्टार लगा के मार्जिन 0 और पैडिंग 0 प्रोसेस कर दीजिए। मार्जिन 0 पिक्सल और पैडिंग 0 पिक्सल प्रोसेस कर दीजिए। ठीक है, मैं आपके सामने पहले फॉर्म बनाता हूं, फिर मैं उसके बाद क्या करूंगा, काम करूंगा। मुझे इसके दो टुकड़े करने हैं। मुझे इसके क्या करने हैं? दो टुकड़े प्रोसेस करने हैं। फॉन्ट फैमिली क्या ले लेते हैं? सैंस सेरिफ ले लेते हैं। चलिए, डन। अब मैं इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। एक होगा हमारा फॉर्म और एक हम ले लेंगे यहाँ पे एक डिव के अंदर हम बना लेंगे टेबल। भाई वो टेबल वो होगी जिसमें मैं पूरा डेटा क्या करने वाला हूं, स्टोर करने वाला हूं। अब मुद्दे की बात यह है कि अब थोड़ा सा एग्जाम्पल बड़ा बनेगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल आप कभी भी फॉर्म पे काम करेंगे ये हमेशा काम आएगा। चाहे ये आगे चल के आप रिएक्ट में काम करेंगे तो भी ये लॉजिक ऐसा ही क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। तो फॉर्म टैग के अंदर हमने बोला कि हम यहाँ पे S3 टैग के अंदर यहाँ पे लिख लेते हैं इंक्वायर नाउ। ये एक इंक्वायर नाउ का क्या होगा, फॉर्म होगा सर, इंक्वायर नाउ का। ठीक है, और यहाँ पे हम एक डिव ले लेते हैं और डिव के अंदर हम यहाँ पे लेबल ले लेते हैं। लेबल में हम ले लेते हैं, ये हमारा नेम हो जाएगा सर। ठीक है, और यहाँ पे हम इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लेंगे। ये इनपुट टाइप टेक्स्ट में हमारा क्या होगा, नाम आ जाएगा। ठीक है, सेम मैं एक और डिव यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे ईमेल आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम इनपुट टाइप क्या ले लेंगे, ईमेल ले लेंगे। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर हम एक और डिव ले लेते हैं और यहाँ पे फोन नंबर ले लेते हैं। मैं यहाँ पे फोन ले लेता हूँ और फोन में हम क्या ले लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ही ले लेते हैं। यहाँ पे चलिए, मैंने यहाँ पे क्या लिया, टेक्स्ट ही ले लिया एक बार, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ। बटन टैग के अंदर
मैं यहाँ पे लिख देता हूं सेव, लिख देता हूं, चलो ठीक है डन। अब मुद्दे की बात यह है कि ये बन गया क्या सर, बना है मगर थोड़ा अच्छा नहीं बना। अब बनाएंगे हम इसको अच्छा, पहले हम देख लेते हैं कि कैसा आउटपुट लेके आ रहा है। ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, फॉर्म सेक्शन आपको क्या करना है, आपको अपने आप को ग्रिड से डिवाइड करना है। तो मैंने डिस्प्ले ग्रिड दे दिया। डिस्प्ले ग्रिड में क्या होगा भैया, मैं इसको दो टुकड़े दे दूंगा, ये अपना लेफ्ट का टुकड़ा और ये अपना राइट का टुकड़ा। मैं बोलूंगा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है कॉलम। कॉलम क्या करता है भाई, डिवाइड करने का काम करता है। अब कॉलम में आप बराबर तो नहीं रखना चाहते, मैं चाहता हूं इधर वाला एरिया हो जाए 20%, इधर वाला 80%। चलिए हम 20% ले लेते हैं इसको, और राइट वाले को ऑटो कर देते हैं। ऑटो का मतलब है ये बनेगा 20% का एरिया और ये बनेगा ऑटो। ऑटो मतलब जो बचा हुआ एरिया है, और इनके बीच में गैप लगा देते हैं। गैप लगा देते हैं 30 पिक्सल का, ये गैप ले लेंगे। अब जाके देखें भाई बन तो गया। एक बार एक काम और कर रहे हैं हम, यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं फॉर्म टैग को। मैं यहाँ पे फॉर्म टैग को टारगेट कर लूं, बिल्कुल फॉर्म टैग को टारगेट कर लीजिए। फॉर्म को टारगेट करके मैं यहाँ पे जाता हूं और यहां जाके मैं टारगेट करता हूं फॉर्म को। फॉर्म को टारगेट करके मैंने यहाँ पे लिया बॉक्स शैडो 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 10 पिक्सल चारों तरफ से, 2 पिक्सल ऑल डायरेक्शन CCC। ये 10 पिक्सल ब्लर है, सॉरी 10 पिक्सल ब्लर है चारों तरफ से। ऐसा आ रहा है, कम पड़ जाएगा सर, अभी करेंगे, रुको मैंने जूम कर रखा है ज्यादा। बिल्कुल सर 200% पे करोगे तो ऐसे ही आएगा ना, ऐसे देखो ये रहा। ठीक है, अब फॉर्म के अंदर थोड़ा सा हम यहाँ पे पैडिंग दे रहे हैं। पैडिंग कितना दे रहे हैं सर, 15 पिक्सल। तो फॉर्म अंदर से क्या करेगा, गैप बना लेगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि फॉर्म के अंदर सर देखा जाए एक हमारा कौन सा टैग है। फॉर्म के अंदर हमारा है एक S3 टैग, जिसको हम दे देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये सेंटर हो जाएगा सर, बिल्कुल ये होगा सेंटर। थोड़ा हम यहाँ पे क्या करेंगे, पैडिंग बॉटम दे देंगे। बॉटम से ये क्या करेगा, पैडिंग ले लेगा। ठीक है, बिल्कुल ले लेगा सर, ये लो डन। अब आप इसको एक क्लास दे दीजिए। इसको हम क्लास क्या दे रहे हैं, एक बार हम इसको क्लास दे देते हैं इनपुट आउटर। क्या क्लास दे रहा हूं मैं, इनपुट आउटर। इनपुट आउटर नाम से मैंने क्लास दी। भाई मुद्दे पे आ रहा हूं मैं, डिजाइन बना लूं फिर मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूं, ठीक है। यही क्लास में यहाँ पे यूज कर लूंगा, यही क्लास में यहाँ पे भी यूज कर लूंगा, और यही क्लास यहाँ पे यूज कर लूंगा। क्योंकि डिजाइन पे हम ज्यादा काम ना करें, हम लॉजिकल काम करें तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर भी एक छोटा सा डिजाइन का पार्ट हम यहाँ पे बना रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर, हम बोल रहे हैं कि इसके अंदर एक लेबल नाम का टैग है। लेबल इनलाइन एलिमेंट होता है, मैंने इसको बोला डिस्प्ले ब्लॉक। ब्लॉक का यूज करते ही आपका भाई ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था। ओके, और थोड़ा फॉन्ट का साइज हम इसको क्या करना है, छोटा। लेबल क्या है सर, लेबल इसकी बात कर रहे हैं, ये है लेबल, ठीक है डन। अब भाई फॉर्म, ये जो इनपुट आउटर है, क्या मैं इनपुट आउटर को बोल सकता हूं कि आप मार्जिन ले लो बॉटम से, बिल्कुल बोल सकते हो 10 पिक्सल। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यहां मार्जिन 10 पिक्सल, यहां मार्जिन 10 पिक्सल, गैप बन जाएगा देखो, ठीक है। फिर हम क्या करें, हम बोलते हैं कि इनपुट आउटर आपके अंदर इनपुट नाम का टैग है। इनपुट नाम का जो टैग है, इनपुट किसकी बात कर रहा है, वो टेक्स्ट बॉक्स इनकी बात कर रहा है, इनकी बात कर रहा है। वो अपने पेरेंट का 100% एरिया ले ले, ठीक है। तो अपने आप को चौड़ा कर लेंगे पेरेंट के बराबर, ठीक है। थोड़ी सी हाइट भी ले ले, हाइट कितनी ले ले, 30 पिक्सल। ये 30 पिक्सल हाइट हो जाएगी, डन। ये हो गया, ठीक है, ये हमने बना दिया। एक काम करते हैं, सेक्शन जो था ये था, इसको भी हल्का सा क्या करते हैं, पैडिंग दे देते हैं। ये चारों तरफ से क्या करेगा, पैडिंग ले लेगा, तो अंदर की साइड ढकेल देगा इसको थोड़ा ऐसे, 30 पिक्सल की पैडिंग। ओके चलो इतनी, ये ऐसा कर दिया, ठीक है सर। अब मैं समझ गया, आपने ये बना दिया एक बार, इसका प्रोसेस हमें क्लियर है, ठीक है। अब फॉर्म के ऊपर हम काम करेंगे तो थोड़ा ज्यादा हमें क्या होगा, लॉजिक क्लियर नजर आएगा। अभी तो मैंने केवल एक डिजाइन बनाया। बटन को भी थोड़ा यूआई दे दूं क्या, ये लो दे दो सर। बटन तो डायरेक्ट फॉर्म के अंदर ही है, तो मैं यहाँ पे टारगेट करता हूं फॉर्म को। मैंने यहाँ पे किसको टारगेट किया, फॉर्म को। और फॉर्म के अंदर क्या है, सबमिट है, सॉरी फॉर्म के अंदर हमारा क्या है, बटन टैग है। बटन टैग को हमने टारगेट किया और बोला विड्थ 100%, ये भी अपने पेरेंट का 100%। बॉर्डर नन, बिल्कुल सर, ठीक है, बॉर्डर नन। बॉर्डर नन का मतलब बॉर्डर जो आ रहा था नहीं लेना। बैकग्राउंड कलर कुछ भी आप प्रोसेस कर दीजिए यहाँ पे, ये लीजिए, जैसे मैं इसको प्रोसेस कर देता हूँ, कलर व्हाइट कर देता हूँ, डन, ठीक है। थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं, टॉप और बॉटम, लेफ्ट और राइट से 0 नहीं चाहिए, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा चौड़ा हो गया, मैं 8 कर देता हूँ इसको, थोड़ा सा 8 पिक्सल ले लेता हूँ, ठीक है चलो, ये बन गया। अब देखो, जब भी फॉर्म सबमिट होता है, आप देखो एक बार, आप नोटिस करना, पेज रिफ्रेश होता है ऊपर की साइड। आप ऊपर की साइड नोटिस करना, मतलब मुद्दे की बात है कि आपको नोटिस कहां करना है, आप लोगों को नोटिस करना है ऊपर की साइड। तो जब भी फॉर्म को आप सबमिट करते, पेज रिफ्रेश हो जाता है। अब हम फॉर्म सबमिट पे काम करते हैं। देखिए सिंपल है, आप जावास्क्रिप्ट का कोड बॉटम में बना लीजिए। सर बॉटम में ना बना के ऐप में बना लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा कोड क्लीन रहेगा, बिल्कुल। ये लो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, स्क्रिप्ट टैग का यूज कर रहा हूं, और यहाँ पे एसआरसी के अंदर app.js को कनेक्ट कर रहा हूं, ये app.js है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे फॉर्म टैग को टारगेट करना है, इसको, ठीक है। तो फॉर्म टैग को टारगेट करने के लेट फॉर्म, मैंने यहां पे बनाया फॉर्म एलिमेंट, ओके सर। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज करेंगे, और क्वेरी सेलेक्टर में बोलेंगे भाई कि आपकी वेबसाइट के अंदर 4-5 फॉर्म होंगे, मगर फॉर्म सेक्शन के अंदर के फॉर्म टैग को टारगेट करना है। इससे क्या होगा, आपका फॉर्म टैग टारगेट हो जाएगा।
लॉक का यूज करके दिखाइए सर फॉर्म टैग टारगेट हुआ क्या। बिल्कुल, आप यहां पे जाके राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाके देखिए। जब आप कंसोल में जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आपका फॉर्म टैग टारगेट हो गया। और इस फॉर्म के ऊपर कौन सा इवेंट काम करता है भाई, ऐड इवेंट लिस्टनर को इसके साथ में जोड़ दीजिए और यहां पे लिखिए सबमिट, क्योंकि इसमें सबमिट इवेंट काम करता है। और फिर आप यहां पे एक एरो फंक्शन दे दो, एरो। अब पॉइंट ये है कि यहां पे ई ले लेते हैं, ई बाद में ले लेंगे, चलो पहले अलर्ट कर लेते हैं। क्या मेरा अलर्ट चल रहा है? अब देखो, अब आपका कहना है कि सर फॉर्म टैग के ऊपर आपने इवेंट लगाया, मगर फॉर्म टैग एक्चुअल में फायर इसी बटन से होगा, जब आप क्लिक करोगे ये फायर हो गया। तो इसका मतलब हमारा सबमिट इवेंट काम कर रहा है। मगर दिक्कत यह है कि जब भी सबमिट चलता है पेज को रिफ्रेश करने लग जाता है। बोले आप ये ध्यान रखना कि जब भी हमारा सबमिट इवेंट काम करेगा, बोले जब भी आप सबमिट इवेंट को काम कराएंगे, एक पॉइंट बहुत क्लियर ध्यान रखना कि फॉर्म जब भी सबमिट होता है पेज रिफ्रेश हो जाता है। तो उस रिफ्रेश को रोकने के लिए हमें क्या करना है, वो मैं चीज अब आपको क्या करूंगा बताने जाऊंगा। उसके लिए कुछ नहीं करना, यहां जाना है, यहां जाके सिंपल सा काम करना है। यहां पे एक इवेंट नाम का ऑब्जेक्ट ले लेना है। देखिए, एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है आपसे, इवेंट क्या है? इवेंट भैया आपके सबमिट की सारी डिटेल बताता है। अब ये जो इवेंट है ना, एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि इवेंट और टारगेट में क्या आएगा, भाई इवेंट और टारगेट जब भी फॉर्म के ऊपर काम करेगा तो इवेंट और टारगेट हमेशा फॉर्म टैग ही देगा। ये टारगेट किसको कर रहा है? फॉर्म टैग को ही। तो इवेंट डॉट टारगेट फॉर्म के अंदर फॉर्म टैग को ही रिटर्न करेगा। चाहे आप किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाके क्लिक करें तो भी इवेंट डॉट टारगेट टेक्स्ट बॉक्स नहीं देगा। इवेंट का टारगेट हमेशा फॉर्म है जब भी आप फॉर्म के ऊपर काम करेंगे। दिखाओ सर, मैं दिखाता हूं, देखो। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल करते हैं। देखिए, देखो मैंने एंटर किया। अब देखो पेज रिफ्रेश होने की वजह से हमें दिख नहीं रहा। देखो पेज रिफ्रेश होता है, दिखता नहीं है। तो पेज रिफ्रेश को रोकना पड़ेगा क्या? बिल्कुल सर, जब तक आप पेज के रिफ्रेश को रोकेंगे नहीं तब तक आप कुछ मूवमेंट देख ही नहीं पाएंगे। तो कैसे रोका जाए? देखो बहुत सिंपल है। देखिए ये जो इवेंट है, इवेंट को बोलेंगे इवेंट। आप अपने आप को, भाई यहां पे मेरा क्या हुआ, काम हुआ, जो भी आना था मैं कर लूंगा आगे। मैंने बोला जब भी मैं अपना काम कंप्लीट कर लूं, या जब भी आप फायर करो अपने आप को, तो प्रिवेंट डिफॉल्ट का यूज करके आप पेज के रिफ्रेश को रोक दो। ये आपके पेज के रिफ्रेश को क्या करेगा? रोक देगा। पेज के रिफ्रेश को क्या करेगा? स्टॉप कर देगा। ये ध्यान रखना। मतलब प्रिवेंट डिफॉल्ट की डेफिनेशन है किसी भी इवेंट को कैंसिल मार देना। ये देखो मैं अगर बताता हूं, मान लो कभी कभी क्या होता है, मुझे राइट क्लिक डिसेबल करना पड़ता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल दे देते हैं, चलो इसका एक और एग्जांपल। मैं चाहता हूं सामने वाला बंदा बॉडी पे राइट क्लिक ना कर पाए। क्या करूं मैं बताओ? अगर बॉडी पे राइट क्लिक ना कर पाए तो सिंपल है, बॉडी टैग को टारगेट कर लो। चलो स्क्रिप्ट टैग में जाओ और लेट बॉडी एलिमेंट को क्या करो? टारगेट करो बॉडी। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज करो और इसके ऊपर बॉडी को टारगेट कर लो। ओके सर। और बॉडी के ऊपर एड इवेंट लिस्टनर कौन सा फायर कर देंगे सर? कॉन्टेस्ट मेन्यू। मैंने बताया था कॉन्टेस्ट मेन्यू कहां काम करता है? राइट क्लिक के ऊपर कॉन्टेस्ट मेन्यू। ठीक है, राइट क्लिक। ये भी यहां से इवेंट ले सकता है बिल्कुल। और मैंने बोला भैया इवेंट कुछ करना, राइट क्लिक करने आया, मार दो कैंसिल, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट का यूज करके आप बोलो कि भैया राइट क्लिक डिसेबल। राइट क्लिक अब होगा ही नहीं, राइट क्लिक हो चुका है आपका डिसेबल। देखो राइट क्लिक नहीं हो रहा है। तो अगर कोई बोलता है कि राइट क्लिक को भी डिसेबल करना है भैया जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो कैसे किया जाए? तो भाई आपने बोला ना कि ये कॉन्टेस्ट मेन्यू एक इवेंट है, इसको कैंसिल मार दो। भाई आपने कोशिश किया राइट क्लिक करने का, प्रिवेंट डिफॉल्ट ने उसको कैंसिल कर दिया। अगर इसको हटा दूंगा तो राइट क्लिक काम करेगा। देखो सर, बिल्कुल देखो राइट क्लिक काम कर रहा है। और इसको लगा दोगे तो राइट क्लिक भी डिसेबल नहीं काम कर रहा है। तो ये एक एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई प्रिवेंट डिफॉल्ट का काम क्या होता है? किसी इवेंट को कैंसिल मार के रिटर्न मार देना, रिटर्न कर देना। तो चलिए ठीक है सर, आपने बोला कि ये भाई फॉर्म टैग का आएगा हमारे सामने और पेज का रिफ्रेश रुक जाएगा। बिल्कुल यही बोला है। देखो अब आप क्लिक करो, पेज रिफ्रेश नहीं होगा। अलर्ट आया है, फॉर्म आया, पेज रिफ्रेश नहीं हुआ। देखो पेज का रिफ्रेश कैंसिल हो चुका है। देखिए भाई मेरा बार बार फॉर्म आ रहा है ना, देखो आंसर में नीचे देखो आ तो रहा है सर। तो एक्चुअल पॉइंट क्या, मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं कि जब आप फॉर्म के ऊपर काम करेंगे सबमिट इवेंट चलेगा। और प्रिवेंट डिफॉल्ट का काम क्या है? पेज के रिफ्रेश को रोक देना। तो यहां तक आपकी कहानी क्लियर है। अब हम थोड़ा सा आगे की स्लाइड पे जाते हैं। देखिए आगे की स्लाइड पे यह है कि अगर आपने फॉर्म के ऊपर काम किया तो आप इनपुट की वैल्यू को कैसे उठाओगे? देखो फॉर्म के ऊपर जब भी आप काम करते हैं तो इनपुट की वैल्यू को उठाने का सिंपल सा तरीका है। फॉर्म के ऊपर जब आप काम कर रहे हैं, नॉर्मली अगर फॉर्म नहीं है, भाई मान लीजिए आपने यहां पे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया और एक बटन बनाया, अब आपने इनको फॉर्म के अंदर नहीं रखा तो आप इसको आईडी क्लास देके किसी से भी टारगेट कर लो। मगर जब आप फॉर्म बना रहे हो और आपके उसके अंदर इनपुट पड़े हैं तो इनपुट को नेम देना मैंडेटरी है। आप नेम से उसकी वैल्यू उठाओगे। भाई इन सारे इनपुट्स को नेम देना पड़ेगा, नेम नाम का एट्रीब्यूट।
तो मैंने इसको नाम दिया है यूजर, अपना क्या करेगा नेम डालने वाला है, ठीक है। यहाँ पे यूजर अपना क्या करेगा ईमेल डालने वाला है, ठीक है सर। ये मैं इसको नाम दे रहा हूं, नाम यूनिक होना चाहिए इनपुट का, सेम नाम दो इनपुट को नहीं देना। और लास्ट वाले को नाम क्या दिया जाए सर, यूजर फोन। हम नाम से क्या करेंगे, उसकी वैल्यू उठाएंगे। अब नाम से वैल्यू उठाने का तरीका यहां पे बताया गया है, कुछ नहीं करना। देखिए एक्चुअली यहां पे एक एग्जांपल है, मान लीजिए कि आपका एक इनपुट है, यहां पे एक इनपुट है, इसको आपने एक नेम नाम का एट्रीब्यूट दे रखा है, ओके। और नेम नाम के एट्रीब्यूट में आपने क्या लिख रखा है, यूजर नेम लिख रखा है, एन स्मॉल या कैपिटल कुछ भी लिख सकते हैं। इससे मुझे वैल्यू उठानी है, तो आपको वैल्यू उठाने के लिए सबसे पहले बुलाना पड़ेगा इवेंट। इवेंट क्या है सर, भाई इवेंट वही है जो यहां पे आपने पास किया, ये इवेंट जो आपको ब्राउजर क्या करता है, देता है। टारगेट का मतलब क्या है, इवेंट और टारगेट का मतलब है कि आप बात कर रहे हैं यहां पे फॉर्म की, किसकी बात कर रहे हैं, इवेंट और टारगेट रिप्रेजेंट करता है फॉर्म, ठीक है, फॉर्म। फिर आपको देना है इसके आगे डॉट करके इनपुट का नाम, भाई डॉट करके क्या देना है यहां पे, इनपुट का नेम, इनपुट नेम। भाई जिस भी इनपुट की वैल्यू निकालनी है, जैसे इसकी निकालनी है तो आप क्या दोगे, यूजर नेम। मान लो इसकी निकालनी है तो आप क्या दोगे, ईमेल, फिर इनपुट नेम और फिर डॉट वैल्यू। तो एक्चुअली भाई अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू निकालने का सिंपल तरीका है, मैं यहां पे आपको बता देता हूं। सामने वाले को किसकी वैल्यू निकालनी है सर, मान लीजिए मुझे यूजर नेम की वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। आपको लेट एक मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया यूजर नेम नाम का, कुछ भी बना दीजिए, आपकी मर्जी है एक बार, ठीक है। इस वेरिएबल का इनपुट के नाम से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी नाम हो सकता है। इवेंट सबमिट है, टारगेट फॉर्म है, डॉट करके ये जो नाम पास करोगे ये आपके इनपुट का नाम होगा। तो यहां पे हमने इनपुट का नाम क्या दिया, यूजर नेम, यूजर नेम पास करना है, बिल्कुल। भाई अगर आपने नाम दिया है यूजर नेम तो यूजर नेम ही पास करना है, अगर आपने नेम दिया होता तो नेम पास करना, और डॉट वैल्यू। ये उस इनपुट की वैल्यू को उठाने में हेल्प करेगा, और ये उस इनपुट की वैल्यू को यहां पे क्या करेगा, उठा लेगा। तो यूजर नेम को जाके चेक करते हैं क्या उसकी वैल्यू आ गई है सर, देखिए ये मेरा यूजर नेम है सर, चलो देख लेते हैं, आ गई ना वैल्यू सर, बिल्कुल आ गई। देखो प्रदीप राय 1990 आ गया ना, ये देखिए ये इसी से तो आया है। इस फॉर्म को कंसोल हटा देता हूं, अलर्ट भी हटा देता हूं, ठीक है, नहीं चाहिए। देखो सिंपल है सर, मैं यहाँ जाके क्या कर रहा हूँ, इस पर क्लिक कर रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ, आ गई ये वैल्यू, बिल्कुल ठीक है, आ गई सर, बिल्कुल ठीक है, आ चुकी है वैल्यू, ओके डन। तो क्या हम ऐसे ही तीन वेरिएबल बना लें, बिल्कुल आप यहाँ पे ऐसे ही तीन वेरिएबल्स को क्या करिए, बना लीजिए। दूसरा वेरिएबल आप यहां पे क्या बना लीजिए, यूजर ईमेल। वैसे वेरिएबल का नाम और इनपुट का नाम सेम रखना जरूरी है क्या, नहीं भाई आप अलग कर सकते हो। और तीसरा आप एक बार और बना लीजिए, मैंने यहां पे यूजर फोन नाम का वेरिएबल बनाया, और ये तीनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ये तीनों वैल्यू हमारे पास क्या हो चुकी है, आ चुकी है। अगर सर तीनों वैल्यू को अगर कंसोल करके देखना है तो आप भाई कॉमा करके कंसोल करके देख लीजिए, तो आपको पता चल गया कि इनपुट से वैल्यू उठाने का तरीका क्या होता है। पॉइंट तो बहुत सिंपल है कि इनपुट से वैल्यू उठाने का तरीका क्या है, देखिए। अब मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाऊंगा, और जाके अगर मैं इसके अंदर कुछ भी लिखता हूं, कुछ भी लिख रहा हूं, और इसमें मैं कोई भी फोन नंबर पास कर रहा हूं और एंटर कर रहा हूं, तीनों वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई चैलेंज और कोई डाउट है। और वैल्यू आने के बाद अगर आपको लगता है कि सर फॉर्म को खाली करना है, तो भाई वैल्यू आने के बाद अगर आपको फॉर्म को खाली करना है तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट रीसेट, मैंने बोला फॉर्म हमारा क्या हो जाए, रीसेट हो जाए। इवेंट डॉट टारगेट डॉट रीसेट का मतलब है हमारा फॉर्म क्या होना चाहिए, रीसेट होना चाहिए काम होने के बाद। दिखाओ सर, मैंने इस पे क्लिक किया, इस ये मैंने डेटा भरा, ये भी मैंने भरा और क्लिक किया, तो डेटा आया, डेटा आने के बाद हमारा फॉर्म खाली हो गया। तो अभी मैंने यही बताया कि इनपुट के नाम से वैल्यू को कैसे उठाएंगे और वर्क कैसे करेंगे, ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब इसके अंदर एक टास्क करना है भाई, क्रिएट अ फॉर्म, नेम ईमेल और फोन नंबर ही ले लेते हैं, और फिर उसका डेटा हमें टेबल के अंदर स्टोर करना है, ये हमारा टास्क है। ऑन सबमिट फॉर्म मैंने बना रखा है भाई, ये इसी लॉजिक के लिए बनाया था कि आपको पता चल जाए कि हम कैसे फॉर्म सबमिट करते हैं। अब हमें टास्क को थोड़ा सा और बड़े लेवल पे लेके जाना है, ओके सर। अगर टास्क को बड़े लेवल पे लेके जाना है तो कैसे करेंगे, मुझे ये बताइए। देखिए मैं सिंपल वे में बता देता हूं। देखो यहां ना गिटहब पायलट का ऑटो सजेशन बॉक्स है। अब ऑटो सजेशन बॉक्स मैंने ऑन किया तो इससे फायदा क्या होगा, ये खुद बना देगा थोड़ा थोड़ा। देखो ये खुद क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा डिजाइन कर देगा भाई, मुझे डिजाइन नहीं करना पड़ेगा। ओहो रुको, इसको स्टॉप कर दिया था क्या मैंने। मैं केवल ये ध्यान रखिए, मैं बस ये वाला फॉर्मूला क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मान लो ये चीज हमने यहाँ पे ऐड कर दी सर, ठीक है। एक एक्शन भी ऐड करना है, एक्शन मतलब मैं डिलीट उलीट का काम करूंगा, मैं ये बता रहा हूँ। चलो देखो एक्चुअल में एक टेबल बनाई है, टेबल के अंदर टी हेड लिया है, टी हेड में क्या है एक बार आप देखो, टी हेड के अंदर सर, टी हेड के अंदर एक टी आर है जिसमें हमने सारे लेबल्स रख दिए कि ये डेटा स्टोर होने वाला है। एक्शन में क्या आएगा सर, एक्शन में हम डिलीट का बटन डालेंगे, एक सीरियल नंबर है जो ऑटोमेटिक जनरेट होगा, नेम जो यहां से फिल किया जाएगा,
ईमेल जो यहां से फिल किया जाएगा और फोन नंबर जो यहां से फिल किया जाएगा। और एक्शन का मतलब है कि मैं डिलीट, मतलब एक्चुअल में होगा क्या मैं बताता हूं, कुछ इस टाइप का डेटा आपके सामने आएगा। यहाँ पे देखो, मतलब यहाँ पे मान लो कि एक प्रदीप नाम से एंट्री आ जाएगी, कोई भी ईमेल आ जाएगी सर जो आप डालोगे, लो कोई भी फोन नंबर आ जाएगा जो आप डालोगे, एक्शन में क्या होगा, एक डिलीट का बटन आ जाएगा यहाँ पे। चलो बस, अब मेरे पास ऐसा डेटा आएगा। थोड़ा सा डिजाइन करते हैं सर टेबल को, बिल्कुल कर देते हैं। लो टेबल में हम क्या करते हैं, बॉर्डर लगा देते हैं 1, ये ले लेते हैं, ठीक है सर। और थोड़ा सा सर विड्थ भी देखो, इनलाइन सीएसएस को अप्लाई कर रहा है, कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं उतने बड़े डिजाइन पे तो नहीं जा रहा और ना मैं आपको ये बता रहा हूं भैया टेबल कैसे बनती है, टेबल आपको पता है। और अगर आपको यहां से इनलाइन डिजाइन नहीं करना तो हम टेबल टैग को यहां से डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। टेबल टैग को हमने यहां से कर लिया, ये कुछ टीडी को डिजाइन कर लिया, ये टीएच को डिजाइन कर लिया, ठीक है, ये बटन को डिजाइन कर लिया, तो कुछ ऐसा बन गया। भाई देखो एक्चुअली ये जो है, ये ऑटो सजेशन मैंने लगा दिया, ये गिटअप को पायलट का ऑटो सजेशन है जो ऑटोमेटिक डिजाइन कर रहा है। बस मैं डिजाइन बनाने वाला था, बाकी कुछ नहीं करने वाला। मुझे डिजाइन तक का काम करवाना था, डिजाइन तक का काम मैंने इससे करवा दिया, बाकी का काम मैं खुद करूंगा। तो मैं इसको अब यहां से क्या कर रहा हूं, बंद कर रहा हूं। बस नहीं चाहिए अब मुझे ऑटो सजेशन, नहीं चाहिए, बस आपने जितना दे दिया उतना बहुत है भाई। कुछ ऐसे जैसे आप यहां से कोई भी डेटा फिल करोगे तो वो डेटा आपका यहां पे जाके क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। मतलब जितनी बार भी आप फिल करेंगे उतनी बार वो डेटा यहां स्टोर हो जाएगा। जैसे मान लो आपने एक एंट्री की तो एक एंट्री टीएच की जगह टीडी लेना है, टीडी, ओके सर, टीडी लेना है, ठीक है। मान लीजिए आपने भाई 2 एंट्री की तो रो ऐसे कितनी बार जनरेट होगी, 2 बार जनरेट हो जाएगी। रो कितनी बार जनरेट हो जाएगी, मान लो रवि की एंट्री की आपने, तो यहाँ पे ravi@gmail.com आ जाएगा। और यहाँ पे हम कुछ भी ऐसे क्या करेंगे, पास कर देंगे, जाके देख लेते हैं, रवि की एंट्री आ जाएगी। और सीरियल नंबर रवि का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये भी आपको क्लियर है, चलो ठीक है। अब आपको पता चल गया कि हमें टास्क क्या करना है। बिलाल हम इसको यहां से क्या करते हैं, गायब करते हैं। टास्क यही है कि जो भी बंदा यहां से सबमिट करेगा वो इस रो में जाके जनरेट होना चाहिए। अब देखो डेटा किस टाइप का स्टोर करना है, पहले ये समझो आप। एक्चुअली आपको ना यहां पे मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बताता हूं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि रो बार बार जनरेट करते रहो। आपको एक एरे लेना चाहिए। लेट यूजर डेटा नाम का एक मैंने एरे लिया जो ब्लैंक है, ब्लैंक है जो, जिसके अंदर कोई डेटा नहीं पड़ा। और आपको क्या करना चाहिए, आपको यहां बनाना चाहिए एक ऑब्जेक्ट, यूजर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या होता है सर, ऑब्जेक्ट के अंदर की और वैल्यू के पेयर होते हैं। तो मैंने यूजर नेम दिया तो की क्या बन जाएगी, यूजर नेम। और वैल्यू क्या बन जाएगी, अगर आपने यहां से प्रदीप दिया है तो प्रदीप वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। मतलब अगर आप ये समझे कि सर आप की और वैल्यू नहीं दे रहे हो, तो भाई यूजर नेम नाम की है और यूजर नेम के वेरिएबल में प्रदीप पड़ा है, वो उसकी वैल्यू बन जाएगी। सेम यूजर ईमेल नाम की बन जाएगी और जो मैं लिखूंगा वो वैल्यू बन जाएगी। और यूजर फोन नाम की और वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। अब एक काम करिए, पहले यूजर ऑब्जेक्ट को दिखाइए सर क्या है। यूजर ऑब्जेक्ट को मेरे सामने दिखाइए कि क्या है। मैं दिखाता हूं एक बार। मैंने यहां से डेटा को क्या क्या फिल किया और फिल करने के बाद मैंने यहां पे दिखाया। राइट क्लिक इंस्पेक्ट करके मैं कंसोल में गया और कंसोल में जाके मैं देखता हूं तो एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। देखिए की का नाम तो वही है जो वेरिएबल का नाम है, वैल्यू वो है जो वेरिएबल के पीछे वैल्यू पड़ी है, ये ठीक है सर, मैं समझ गया। अब आप क्या चाहते हो, मैं यही चाहता हूं कि सामने वाला बंदा इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर पुश कर दे। मगर इसमें एक चैलेंज है। चैलेंज क्या है कि सामने वाले में को यह भी चेक करना है कि सेम ईमेल आईडी 2 बार नहीं जानी चाहिए, यह भी चेक करना है। मतलब सामने वाले को क्या चेक करना है कि सेम ईमेल आईडी 2 बार नहीं जानी चाहिए। भाई फिलहाल तो मैं चलो इसके अंदर पुश कर देता हूं। पुश करने का तरीका क्या है सर, यूजर डेटा एक एरे है पुश, और पुश मेथड का यूज करके हमने बोला है इस एरे के अंदर ये यूजर ऑब्जेक्ट पुश हो जाए। बिल्कुल हो जाएगा सर। तो अभी होगा क्या मैं बताता हूं। देखो एक्चुअली होगा ये कि जब आप पुश करोगे तो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा यहां पे। मतलब जैसे ही आप पुश करोगे एक ऑब्जेक्ट यहां पे क्या होगा, बन जाएगा। ओके सर, जैसे हमने पुश किया ना, मैं आपको सही बता रहा हूं, यहां पे क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एक ऑब्जेक्ट, मैं पहले इसको कंसोल कर देता हूं एक बार को। मैं ना यहां पे लॉग कर देता हूं आपके सामने, ध्यान देना। मैं आपके सामने पता है लॉग क्या कर रहा हूं, यूजर डेटा भी लॉग कर देता हूं, आपको पता तो चल जाए कि क्या बन रहा है। देखो यूजर डेटा को मैंने यहां पे लॉग कर दिया, देखो ध्यान से। यूजर डेटा एक एरे है, देखो ब्लैंक एरे है सर। जब आप सबमिट करोगे तो सबमिट करते ही ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, यूजर डेटा के अंदर जाएगा। तो ब्लैंक एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट पुश हो जाएगा, ब्लैंक एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट पुश हो जाएगा, ध्यान देना। ब्लैंक एरे के अंदर क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट हमारा पुश हो जाएगा सर। दिखाओ, देखो ब्लैंक एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट हो गया, बिल्कुल सर। मैं यही कह रहा हूं कि ब्लैंक एरे के अंदर ऐसे एक ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे क्या होगा, पुश हो जाएगा ऐसे। ये समझाना चाह रहा हूं भैया, ये समझाना चाह रहा हूं, यही बताना चाह रहा हूं। ओके सर, अगर मैं दोबारा डालूंगा तो क्या होगा, अगर आप दोबारा डालेंगे, जैसे आपने क्या किया, अब नई डिटेल डाली, तो भाई ब्लैंक उस एरे में एक एंट्री तो जा चुकी है, वो एरे ऑलरेडी एक डेटा लेके बैठ चुका है।
अब अगर आप इसको दोबारा डालेंगे तो दोबारा क्या होगा सर, दूसरी एंट्री इसके अंदर आ जाएगी, 2 एंट्री हो जाएगी, क्योंकि एक एंट्री इसके अंदर ऑलरेडी हो गई है, दूसरी एंट्री और जाके इसके अंदर क्या होगी, पुश हो जाएगी, पुश हो जाएगी। ठीक है, बोला आपने ये बोला कि दूसरी एंट्री भी, बिल्कुल ठीक है। क्यों हो गई सर, रीजन बताना। क्योंकि आपने अपने एरे को ऊपर बना रखा है, तो जब आप जितनी बार फॉर्म सबमिट होगा उतनी बार नई एंट्री होगी, बट जैसे ही आप पेज रिफ्रेश करोगे डेटा गायब हो जाएगा, क्योंकि डेटा उस वेरिएबल के अंदर पड़ा है टेम्पोररी। जैसे ही आप सबमिट करोगे वो गायब, मतलब जैसे आप रिफ्रेश करोगे ये गायब हो जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूं, खाली हो जाएगा। खाली क्यों गया, क्योंकि वो डेटा मैंने कहीं यार स्टोर करके थोड़ी रख रखा था, वेरिएबल के अंदर स्टोर था। अभी वापस से पहली एंट्री हुई सर, फिर मैंने यहाँ पे रवि नाम की एक और एंट्री की, रवि नाम की एक और एंट्री हो गई सर। ठीक है, अब मुद्दे की बात यह है कि हम एक काम करते हैं, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूं आपको करना क्या है। एक ना क्रोम का एक्सटेंशन है, वो जरूर लगा लेना भैया। एक क्रोम का एक्सटेंशन है फेक फिलर। फेक फिलर, ये फेक फिलर है ये। इसका काम क्या होता है, फेक डेटा फिल करना। मतलब अब इससे मेरा फायदा ये होगा कि मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये डेटा खुद फिल कर देगा। एक एंट्री हो गई सर। दोबारा क्लिक करेंगे, 2 एंट्री हो गई सर। तीसरी बार क्लिक करेंगे, 3 एंट्री हो गई। तो जितनी एंट्री यहां हुई है उतनी बार टेबल यहां, मतलब रो जनरेट होनी चाहिए। मतलब जितनी एंट्री हुई है उतनी बार रो जनरेट होनी चाहिए। एंट्री देखिए, एंट्री में ऑब्जेक्ट जा रहा है बिल्कुल, दूसरा ऑब्जेक्ट जा रहा है बिल्कुल, तीसरा ऑब्जेक्ट जा रहा है बिल्कुल। और मैंने बोला ना कि आपको एक और कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या है कि भाई सेम ईमेल की 2 एंट्री नहीं होनी चाहिए। क्या करें सर, एक छोटा सा एग्जांपल यहां पे प्रोसेस कर लेते हैं। आपका डेटा यूजर डेटा में जा रहा है, बिल्कुल सर। हम यूजर डेटा के अंदर से चेक करते हैं, लेट चेक माय ईमेल करके। ओके, चेक माय ईमेल। मैंने बोला यूजर डेटा आपके अंदर, भाई मेरा पुराना डेटा पड़ा हो सकता है, उसके अंदर से फाइंड करो, फाइंड करो। और फाइंड में भाई आपको मिलेंगे आइटम्स। भाई फाइंड देखो, एक्चुअली यूजर डेटा क्या है, एरे है। अब यूजर डेटा के अंदर अगर आपने 3 डेटा पुश कर दिया तो 3 एंट्री पड़ी हुई है। तो तीनों एंट्री में चेक करो, जो मैं नया डेटा डाल रहा हूं क्या वो मेल आईडी उसके अंदर पड़ी है। तो फाइंड, अगर फाइंड चला तो एक ऑब्जेक्ट दे देगा। तो भाई कैसे करेंगे सर, आइटम, आइटम्स के अंदर भी क्या पड़ा होगा, यूजर ईमेल नाम की। ये अपने आप बोल रहे हो क्या, नहीं भाई देखो, ये पड़ी है ना यूजर ईमेल नाम की आइटम्स के अंदर। ये आइटम्स है, आइटम एक तरह का ऑब्जेक्ट है। आइटम के अंदर क्या पड़ा, यूजर ईमेल नाम की। यूजर ईमेल नाम की क्या मेरे जो यूजर नई ईमेल डाल रहा है उसके बराबर है। ये आप जो डाल रहे हो, मतलब जो एंट्री करने जा रहे हो, और ये क्या है, आइटम जो जा चुका है। आइटम के अंदर की ईमेल आईडी क्या मेरे यूजर ईमेल के बराबर है। अगर यहां पे डेटा चला और ये अगर मुझे कोई एंट्री देता है तो इफ कंडीशन यहां पे चलेगी। और इफ कंडीशन में हम अलर्ट का यूज करके बोल देंगे ईमेल आईडी ऑलरेडी एडिड। ईमेल आईडी ऑलरेडी हम यहां पे क्या करेंगे, एडिड या ऑलरेडी एग्जिस्ट लिख देंगे। चलो ऑलरेडी एग्जिस्ट ये लिख देंगे, और ये पूरा लॉजिक एल्स के अंदर डाल देंगे। ये पूरा लॉजिक किसके अंदर डाल देंगे, एल्स के अंदर डाल देंगे। एल्स के अंदर ये पूरा लॉजिक क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। आप कंसोल उड़ा दीजिए, चेक ईमेल, सॉरी चेक ईमेल की। मैंने बोला भैया यूजर डेटा के अंदर मेरा पूरा डेटा पड़ा हुआ है, उसमें से चेक करो जो मैं नई ईमेल आईडी डाल रहा हूं क्या वो उसके अंदर एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्ट करती है तो ये फाइंड क्या होगा, चलेगा। और फाइंड आपको क्या करेगा, आंसर देगा। और आंसर मिला तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, नहीं मिला तो पुश कर देना। अब इससे क्या होने वाला है मैं समझाता हूं। देखिए मैंने जाके मान लीजिए ये एंट्री की, देखो ये एंट्री की, ओके, और मैं सबमिट कर रहा हूं। ओके, फिर मैंने यही एंट्री की, वापस सबमिट कर रहा हूं। अलर्ट ले लीजिए, ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्यों सर, क्योंकि वो मेल आईडी पड़ी हुई है। भाई यूजर को कंसोल भी तो करा दो सर, हमें पता चल जाएगा ना। यूजर डेटा को कंसोल करा दीजिए, हमें पता चल जाएगा कि आप सही बोल रहे हो। लो मैं कंसोल करा के चेक कराता हूं। देखो अभी एक एंट्री जा चुकी है, कौन सी जा चुकी है, देखो ये रही, ये मेल आईडी जा चुकी है। ये मेल आईडी, मैं एक काम कर रहा हूं, ये मैं दूसरी एंट्री कर रहा हूं, दूसरी एंट्री भी जा चुकी है सर, बिल्कुल देखो 2 एंट्री जा चुकी है। ओके चलो, अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक छोटा सा काम और कर रहा हूं, यहां जाते हैं, एक और काम कर रहा हूं। ये तीसरी एंट्री भी जा चुकी है। अब मैं सेम एंट्री दोबारा कर रहा हूं। ये एंट्री ऑलरेडी जा चुकी है सर, ये जा चुकी है, देखो ये। अब देखो यहाँ पे मैसेज आएगा ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो हमारा काम सही है। तो मैसेज आ गया, इसका मतलब सेम एंट्री आप 2 बार डाल रहे हो। अब हमारा काम क्या है सर, हमारा काम है भैया जो हमारा डेटा बन रहा है उस डेटा को इस टेबल के अंदर स्टोर करना, यहां स्टोर करना। तो हम स्टोर करने वाला फंक्शन अलग से फायर करेंगे। यहां पे एक फंक्शन बनाएंगे, लेट गेट डेटा या स्टोर डेटा इन टेबल, ऐसे हमने फंक्शन का नाम दे दिया। ठीक है चलो, मतलब ये हमारा डेटा स्टोर करने का फंक्शन है। ठीक है, अब इसको स्टोर कहां से करना है ये बताइए सर। ये एक्चुअली स्टोर क्या करेगा, ये स्टोर करेगा इसी वेरिएबल से। इस वेरिएबल में पूरा डेटा जा रहा है, और ये वेरिएबल ग्लोबल है। ग्लोबल क्यों है, क्योंकि आपने इसको ऊपर बनाया तो ये यहां भी एक्सेस हो सकता है, ये यहां भी एक्सेस हो जाएगा, और ये यहां भी एक्सेस हो जाएगा। ठीक है,
तो मैं भाई अपना पूरा डेटा उठा के यहां पे डालूंगा, यहां ये जो स्टैटिक है इसकी जगह डालूंगा। कैसे डालूंगा मैं बताता हूं। देखो मुझे इस टेबल बॉडी के अंदर पूरा डेटा डालना है। क्या करें सर, यहां पे हम टेबल बॉडी को टारगेट कर लेते हैं। टेबल बॉडी वो है जिसमें आपको अपना डेटा क्या करना है, जनरेट करना है, डालना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज कर लेते हैं। यूज करके सिंपल है, क्वेरी सेलेक्टर का यूज करने के बाद ध्यान दीजिएगा, मैंने हैश करके ये आईडी पास कर दी, ठीक है। मुझे इसके इनर एस्टीमेल में पूरा डेटा डालना है, मगर पहले डेटा बनाना पड़ेगा तब उसके इनर एस्टीमेल में जाएगा। मतलब मुद्दे की बात यह है कि पहले आपको रो जनरेट करनी पड़ेगी, फिर आप टेबल बॉडी के अंदर डाल सकते हैं। तो क्या करें सर, भाई मुद्दा यह है कि आप इस वेरिएबल से क्या करिए, फॉर ईच लूप चला दीजिए। इस वेरिएबल से क्या करिए, फॉर ईच लूप चला दीजिए। कौन से वेरिएबल से, इससे। ये वेरिएबल सर मल्टीपल डेटा देने वाला है क्या, बिल्कुल। यूजर डेटा डॉट फॉर ईच, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे आएंगे, मतलब जितने भी हमारे आइटम्स होंगे वो सारे आएंगे। अगर 4 आइटम है तो इसका मतलब यूजर ने 4 बार फॉर्म को सबमिट किया, आइटम्स, ठीक है सर, आइटम्स, ठीक है, और कॉमा करके इंडेक्स। अब मुद्दे की बात यह है कि हमें यहां पे रो बनानी पड़ेगी। रो बनाने का मतलब यह है कि मैं यहां से अगर लॉग का यूज करता हूं और लॉग का यूज करते हैं और लॉग का यूज करके मैंने आइटम्स को प्रिंट किया। अब देखो ये जो मेरा फंक्शन है, ये मेरा फंक्शन पता है कॉल कहां होगा, इस फंक्शन को कॉल करेंगे आप भाई पुश होने के बाद यहां पे कॉल कर लेंगे। मैंने अपना फंक्शन बनाया, इस फंक्शन को आप पुश कहां करेंगे, यहां पे पुश कर लेंगे, मतलब कॉल कर लेंगे। एक बार देखिएगा सर, सबमिट करिए एक बार, देखो वो कॉल हो रहा है। देखो ये app.js के 43 लाइन पे ये मेरा ये आंसर आ रहा है, मगर ये मेरा आंसर आ किससे रहा है, क्योंकि ये मेरा आंसर इसलिए आ रहा है कि आपने स्टोर डेटा इन टेबल वाला फंक्शन यहां पे कॉल कर रखा है, इसलिए आंसर आ रहा है। और ये कंसोल वाला आंसर मुझे मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं अभी इसको खाली करके दोबारा सबमिट करूंगा तो क्या होगा सर, अगर आप इसको दोबारा सबमिट करेंगे तो 2 आंसर मिलेंगे, क्योंकि 2 डेटा जा चुका है। इन्हीं दोनों आंसर को रो में जनरेट करना है। तो हमने यहां पे क्या किया, एक वेरिएबल लिया भाई, टेबल रो नाम का एक वेरिएबल लिया, और यहां पे हमने इसको ब्लैंक छोड़ा। हमें कुछ नहीं करना, इस रो के अंदर जाना है, इस रो के अंदर प्लस करना, प्लस करके क्या डालना है सर, बैकटिक के अंदर ये पूरी जो हमारी टेबल रो है, ये पूरी जो हमारी टेबल रो है, ये पूरी, इसको यहां से कट करना है और कट करके इसके अंदर डाल देना है। अब ये जो रो है, ये रो क्या होगी, स्टैटिकली कितनी बार इसके अंदर जुड़ेगी, जितनी बार फॉर ईच चलेगा। और फॉर ईच किसके ऊपर डिपेंड है भाई, फॉर ईच डिपेंड है यूजर डेटा के ऊपर। अगर यूजर डेटा में 5 आइटम है तो फॉर ईच कितनी बार प्रोसेस करेगा, 5 बार। तो ये 5 बार ये जो टेबल रो है ये इस वेरिएबल में जाके कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। बट डेटा डायनेमिक भी करना है सर, डेटा डायनेमिक भी करना है। अब देखो ये प्लस क्यों लगाया है, क्योंकि मैं चाहता हूं जितनी बार लूप चले उतनी बार रो जो है वो इस टेबल रो में प्लस होती रहे। अगर मेरे 4 आइटम है तो 4 बार ये रो प्लस हो जाए टेबल रो के अंदर, ठीक है। अब यहां डेटा डायनेमिक करना है, तो यहां हम टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करेंगे और यहां पे इंडेक्स +1 कर देंगे। ये हो गया सीरियल नंबर डायनेमिक। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, मान लो 4 आइटम है तो 0 + 1, पहली रो में 1 जाएगा, लूप घूमेगा, दूसरी रो में 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 4 जाएगा, ठीक है। प्रदीप की जगह क्या लिखना है, डॉलर टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर यहां पे आपको पता है ये जो आइटम्स है, इस आइटम के अंदर यहां पे आप देखिए, यहां पे आइटम के अंदर डॉट यूजर नेम पड़ा है ना, आइटम के अंदर पड़ा है ना सर, आप डाल तो रहे हो भाई, ये डाल रहे हो ना यूजर नेम, ठीक है। ऐसे ही आइटम के अंदर से ईमेल ले लेंगे सर, बिल्कुल। आइटम के अंदर से यूजर ईमेल आपको क्या होगी, मिल जाएगी। ऐसे ही आइटम के अंदर से आप क्या करोगे, फोन नंबर ले लोगे, फोन नंबर, यूजर फोन नंबर भी आपको यहां पे क्या होगा, मिल जाएगा। ये देखो डन डन। अब देखो, अब मैं आपको पहले टेबल रो को यहां पे कंसोल करके दिखाता हूं, आपको ना ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि टेबल रो के अंदर क्या आ रहा है। देखो ध्यान से देखना। अब मैं यहां से फॉर्म को सबमिट करता हूं और यहां पे ध्यान देना, टेबल रो के अंदर एक रो बनी है, देखो ये रो में वही डेटा है जो मैंने डाला था। देखो अब मैं इसको खाली करता हूं और एक एंट्री है भाई, यही एंट्री टेबल रो के अंदर दिख रही है, ठीक है सर। अब आप दूसरी एंट्री डालिए। जब मैं दूसरी एंट्री डालूंगा तो यहां पे 2 रो बनी है, देखिए एक रो बनी है पुरानी वाली एंट्री की और एक रो बनी है नई वाली एंट्री की, क्योंकि इसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट पड़े हैं। तो एकदम सही काम कर रहा है सर। इन दोनों रो को उठा के आपको कुछ नहीं करना, टेबल बॉडी में डाल देना है। ये टेबल बॉडी यहां से खाली करना है, टेबल बॉडी के अंदर वो रो डाल देनी है। तो कुछ करना नहीं है, तो फिर क्या करें, टेबल बॉडी के इनर एस्टीमल के अंदर, टेबल बॉडी के इनर एस्टीमल के अंदर जो भी हमारी जितनी भी रो कनेक्ट हो रही है वो सारी चली जाए, वो सारी इसके अंदर क्या हो जाए, चली जाए। तो एक्चुअल में हमने एक फंक्शन बनाया, ध्यान देना, हमने यहां पे एक फंक्शन बनाया।
इस फंक्शन को हमने कहां कॉल किया, जब हमारा डेटा पुश होता है उसके जस्ट बाद कॉल कर दिया। तो जैसे ही डेटा पुश होता है ये फंक्शन कॉल होगा और ये फंक्शन अपना पूरा काम करेगा और काम करके टेबल बॉडी में वो रो जनरेट करके रख देगा, फिर आगे का प्रोसेस काम करेगा। अब आपका डेटा हो गया है डायनेमिक। देखिए यहां पे देख लेना, डेटा आ गया सर, बिल्कुल देखो यही डेटा आया, देखो यहां पे अपना डेटा आया है, क्या डेटा आया सर। फिर आप देख लीजिए नहीं आया सर डेटा, क्यों नहीं आया, रीजन क्या है, क्योंकि ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, नहीं आएगा डेटा भाई, नहीं आएगा। अब सर नया डेटा डालेंगे तो आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। अगर आप नया डेटा डालेंगे तो 100% डेटा कूद के आएगा। देखो यहाँ पे आ गया तीसरा डेटा भी। तो एक्चुअली फॉर्म सबमिशन का काम हमने यहाँ पे क्या किया, प्रोसेस किया। भाई ये थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल था, इस एग्जांपल में लॉजिकली आप कनेक्ट हो गए होंगे कि कैसे प्रोसेस करता है। प्लीज आप इस लॉजिक्स को जरूर समझिएगा, क्योंकि लॉजिक क्लियर होगा तो आप आगे की कहानी थोड़ा सा बड़े लेवल पे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर डिलीट का लॉजिक लगाएं तो कैसे लगाएं। भाई डिलीट का लॉजिक तो मैं कह रहा हूं आप लगा लोगे क्या, नहीं लगा पाएंगे सर, मुझे पता है, ठीक है। तो डिलीट का लॉजिक कैसे प्रोसेस करेगा वो भी बता दीजिए सर। डिलीट का लॉजिक हम कैसे करेंगे, फेक फिलर से भरते जाते हैं लोग। मान लो मुझे ये एंट्री डिलीट करनी है। देखो डिलीट के लॉजिक के लिए ना मुझे एरे का इंडेक्स नंबर चाहिए। जैसे अगर आप पहली रो को डिलीट करोगे तो इसका इंडेक्स नंबर 0 है, इसको डिलीट करोगे तो इसका इंडेक्स नंबर 1 है, इसको डिलीट करोगे तो इसका इंडेक्स नंबर 2 है, इसको डिलीट करोगे तो इसका इंडेक्स नंबर 3 है, इसको डिलीट करोगे तो इसका इंडेक्स नंबर 4 है। तो इंडेक्स नंबर कैसे मिलेगा सर, आप मुझे बताओ। देखो भाई इस बटन के क्लिक पे आप मुझे इंडेक्स नंबर दो, वो कैसे दोगे। इंडेक्स नंबर को देने के लिए मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूं, मैं आपके सामने ना एक कस्टम एट्रीब्यूट टाइप का लॉजिक बताता हूं। एक कस्टम एट्रीब्यूट होता है। कस्टम एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है सर, जैसे मैं यहां गया और मैंने यहां पे जाके एक डेटा डैश आईडी करके मैंने ये बनाया, ये जो डेटा डैश आईडी है इसको हम बोलते हैं कस्टम एट्रीब्यूट। और यहां पे कस्टम एट्रीब्यूट के अंदर हमने क्या डाला सर, हमें बताओ। हमने डॉलर और कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया इंडेक्स। एक्चुअल में अब आप क्या कहना चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूं, आप देखो ध्यान से, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप इसको इंस्पेक्ट करोगे तो इसके अंदर कस्टम एट्रीब्यूट दिखेगा कि डेटा डैश आईडी में 0, क्योंकि पहली रो का इंडेक्स नंबर 0 है सर, बिल्कुल। और यहां पे अगर हम नई एंट्री करेंगे तो अगर आप इसकी नई एंट्री करोगे तो इस नीचे वाली रो का इंडेक्स नंबर क्या है, 1 है, देखो बिल्कुल सर। ये मैंने डेटा डैश आईडी के अंदर इंडेक्स नंबर क्यों डाला, क्योंकि मैं इस इंडेक्स नंबर को उठाऊंगा और उठा के इसके ऊपर क्या करूंगा, डिलीट का लॉजिक लगाऊंगा। मैं बताता हूं कैसे, देखो देखो लॉजिकली देखना, आपको कुछ ज्यादा चैलेंज नहीं आएगा। मैं यहां जाता हूं और यहां जाके मैंने वापस से क्लिक किया सर, ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। मैंने एक नई एंट्री की और नई एंट्री करके वापस से किया तो नई एंट्री हो गई। तो इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा सर, इसका इंडेक्स नंबर होगा 2, ठीक है। अब देखो भाई ये पूरा जो डेटा पड़ा है ये किसके अंदर पड़ा है सर, आप देखो टेबल बॉडी के अंदर। ये टेबल बॉडी के अंदर हमारी 3 रो पड़ी है। तो क्या ना मैं टेबल बॉडी के ऊपर ही एड इवेंट लिस्टनर लगा दूं, बिल्कुल सर, मैं टेबल बॉडी के ऊपर ही एड इवेंट लिस्टनर लगा रहा हूं, क्योंकि टेबल बॉडी के अंदर एड इवेंट लिस्टनर लगा रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। मैं सर क्लिक करके आपको पहुंचना कहां है ये तो बताओ, कि क्लिक करने के बाद आप पहुंचोगे कहां। मैं पहुंचूंगा उस बटन तक जिस पे आप क्लिक कर रहे हो, ठीक है। ये वैसा ही है जैसे लाइट बॉक्स का लॉजिक था। हमने बोला कि एक काम करते, ई डॉट टारगेट से मुझे बताओ क्या मिल रहा है, और मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग का यूज कर लेता हूं। मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग का यूज करता हूं। ये डिलीट वाला लॉजिक काम कर रहा हूं मैं, यहाँ पे ये डिलीट का लॉजिक है, ध्यान दीजिएगा। मुझे डिलीट के बटन पे काम करना है सर। एक बार डेटा फिल करिए, वापस से हट जाता है। फेक फिलर से कर लेते हैं, चलो मुझे फिल नहीं करना पड़ेगा, फेक फिलर से डेटा हम क्या करते हैं, फिल कर लेते हैं, चलिए सर। और मैंने पूरे टेबल बॉडी को क्लिकेबल बना रखा, देखो। अब मैं जाके कहीं भी क्लिक करूंगा वो मिलेगा सर। ये टीडी पे क्लिक किया है सर, आपने यहाँ पे क्लिक किया, ये मिल रहा है। तो जहां भी क्लिक करेंगे वो मिलेगा, ठीक है सर। जहां भी क्लिक करेंगे वो मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा। देखो इस पे क्लिक करोगे ये भी मिलेगा। तो अगर मैं बटन पे क्लिक करूंगा बटन भी मिलेगा क्या, बटन भी मिलेगा सर। तो हमें यही ढूंढना है कि ई डॉट टारगेट डॉट टैग नेम, जब भी टैग नेम हमारा टारगेट हो रहा है डबल इक्वल टू बटन, तभी हमें काम करना है सर। बटन कैपिटल में मिलने वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगा के बोलते हैं कि जब भी हमारा बटन टारगेट हो रहा है तभी हमें क्या करना है, काम करना है, तभी हमें क्या करना है, काम करना है, ठीक है। जब भी हमारा बटन टारगेट हो रहा है तभी हमें काम करना है। और बटन के अंदर की वैल्यू को कैसे निकालेंगे सर, वो जो कस्टम एट्रीब्यूट है। तो कस्टम एट्रीब्यूट की वैल्यू को निकालने के लिए गेट एट्रीब्यूट नाम का फंक्शन होता है, इसको यूज करना है। मगर इसको ऐसे यूज नहीं करना, यहां जाना है, बोलना है ई डॉट टारगेट। आप बटन होगे तो आप इसी के अंदर आओगे, टारगेट में बटन मिलेगा, डॉट गेट एट्रीब्यूट के अंदर डेटा डैश आईडी पास कर देना है। तो ये आपको उस कस्टम एट्रीब्यूट की आईडी दे देगा जिस बटन पे आप क्लिक करोगे। लेट, मैं यहाँ पे डेल आईडी नाम का क्या कर रहा हूं, एक वेरिएबल ले रहा हूं, आईडी बोलिए या डेल इंडेक्स बोलिए, इंडेक्स नंबर दे देगा। और मैं यहाँ पे लॉग का यूज करके इसको प्रिंट करके देख लेता हूं कि लॉग में ये मेरे सामने प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैंने डेल आईडी को यहाँ पे चेक करके देखा कि क्या मैं इसके अंदर डेटा फिल कर रहा हूं।
देखो वापस से फिल कर रहा हूँ, देखिए सर, ठीक है, वापस फिल कर रहा हूँ सर, ठीक है, क्या इसके क्लिक पे काम कर रहा है? नहीं, यहाँ कुछ नहीं काम कर रहा, बटन पे 0 आ गया सर, 0 ही है, इस पे 1 आ गया, 1 ही है सर, इस पे 2 आ गया, ठीक है। और आपको पता है एक फंक्शन होता है एरे का, तो आपको डिलीट कहां से करना है सर? यूजर डेटा। भाई यूजर डेटा में ही तो सब पड़ा है, यूजर डेटा के अंदर से स्प्लाइस करना है, स्प्लाइस। स्प्लाइस क्या करना है? जो इंडेक्स आ रहा है, डेल आईडी जो आ रही है, जो भी इंडेक्स नंबर इसके अंदर आ रहा है, और एक एंट्री। तो स्प्लाइस का काम क्या होता है भैया? जो इंडेक्स दोगे उसके बाद बता रहे हो कि एक एंट्री आपको डिलीट करनी है, और उसके बाद हमारा ये फंक्शन वापस से क्या होगा? कॉल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इस फंक्शन को वापस से कॉल नहीं करेंगे तो आपकी एंट्री वापस से जनरेट होके नहीं दिखेगी। अब हमारा डिलीट का भी लॉजिक लग चुका है। मैं जाके यहां पे क्या करता हूं? इसके अंदर डेटा फिल करता हूं सर, मैं कुछ और डेटा यहां पे फिल करता हूं, मैं कुछ और डेटा यहां पे फिल करता हूं, मैं कुछ और डेटा यहां पे फिल करता हूं, कुछ और डेटा यहां पे फिल करता हूं। अब जाके जिस बटन पे क्लिक करेंगे उस एंट्री को वो यहां से गायब कर देगा। देखो क्यों गायब कर रहा है? क्योंकि जैसे ही 0 आता है, 0 वाली एंट्री यूजर डेटा से गायब हो जाती है और आपका फंक्शन वापस कॉल हो जाता है। जब फंक्शन वापस कॉल होता है तो यूजर डेटा के अंदर उसको कम डेटा मिलता है, तो फॉर ईच क्या करता है? कम रिजल्ट के साथ में रो को जनरेट करके टेबल में डाल देता है। देखिए सर, मैं यहां पे वापस क्लिक कर रहा हूं, ठीक है सर, मैं वापस क्लिक कर रहा हूं, ठीक है। अब ये भी लॉजिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और साथ में एक और छोटा सा काम कर सकते हैं। यहां पे आप एक कंफर्म नाम का फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का, जो आपसे पूछता है क्या आर यू श्योर वांट टू डिलीट, क्या गलती से तो नहीं हुआ? मतलब भाई ये मैसेज कुछ भी दिखा सकते हो, ये आपसे एक कंफर्म मैसेज पूछेगा। कंफर्म में ओके करोगे तो आगे का प्रोसेस होगा, और कैंसिल करोगे तो आगे का प्रोसेस नहीं होगा। मान लीजिए आपको लगा कि गलती से बटन क्लिक हो गया होगा, तो ये काम नहीं करेगा। जब आप ओके करोगे तब ये अंदर जाएगा। दिखाओ सर, देखो डन। अब देखो, क्या डिलीट करना चाहते हो? कैंसिल नहीं होगा, डिलीट करना चाहता हूं, ओके डिलीट हो जाएगा। तो अब हमने फॉर्म हैंडलिंग को थोड़ा बड़े लेवल पे क्या किया? यूटिलाइज कर लिया। भाई मैं मानता हूं कि थोड़ा लॉजिकल टास्क है, मगर प्लीज आप लोग इसको प्रोसेस करिएगा, क्योंकि इसको यूटिलाइज करके आप आगे का पूरा जावास्क्रिप्ट प्लस रिएक्ट या कहीं भी फॉर्म सबमिशन का काम करेंगे तो इसी टाइप का लॉजिक क्या होता है? प्रोसेस करता है। चलिए देखिए, अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है अपना, यहां पे मैं बात कर रहा हूं सेट टाइम आउट। देखिए सेट टाइम आउट विंडो नाम के ऑब्जेक्ट का बना हुआ एक फंक्शन है। विंडो ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट का, उसी का फंक्शन है सेट टाइम आउट। इसका काम क्या होता है मैं समझाता हूं। इसका काम है कि आप किसी भी फंक्शन को ऑटोमेटिक कॉल करना चाहते हैं कुछ डिले के बाद। मान लीजिए कि आपने बोला है भाई मैं पेज रिफ्रेश करूं, रिफ्रेश करने के 2 सेकंड बाद मेरा फंक्शन कॉल हो जाए। मतलब पेज के रिफ्रेश के 2 सेकंड के बाद मैं कहीं क्लिक नहीं करूं, ऑटोमेटिक मेरा फंक्शन क्या हो जाए? फायर हो जाए। तो सेट टाइम आउट आपके फंक्शन को ऑटोमेटिक कॉल करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, कितने डिले के बाद कॉल करना है ये भी आप बता सकते हैं। तो सेट टाइम आउट को चाहिए एक कॉल बैक फंक्शन, पहले चीज, ठीक है। और दूसरा चाहिए कितने मिली सेकेंड के बाद आप उसको कॉल करेंगे। तो यहां पे देखिए ये दिया हुआ एक एग्जांपल की सेट टाइम आउट है। सेट टाइम आउट के अंदर हमने एक एरो फंक्शन यहां पे बनाया है, और 2000 मिली सेकेंड का मतलब है 2 सेकंड। 1000 मिली सेकेंड इक्वल टू 1 सेकंड। तो ये 2 सेकंड बाद आपका फंक्शन ऑटोमेटिक क्या होगा? फायर हो जाएगा। मगर ये केवल भाई जब आप पेज को ओपन करेंगे तो ये केवल एक बार फायर होगा, मल्टीपल टाइम फायर नहीं होगा। मतलब आप ये कहें कि भाई पेज ओपन है और बार बार फायर हो रहा है, नहीं। ये आपके पेज में टोटल 1 टाइम फायर होगा जैसे आप पेज ओपन करेंगे। दिखाइए सर कैसे चलेगा, मैं बताता हूं। देखो तो मैं यहां पे एक अलग से फाइल में बता दूं, क्या बता दो सर? सेट टाइम आउट एंड, चलो यहाँ पे सेट इंटरवल भी बताने वाला था, ये दोनों मैं बताने वाला हूं। पहले हम सेट टाइम आउट की बात करें कि एचटीएमएल स्टार्ट किया, क्लोज किया। सर देखो, मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का यूज किया, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया लेट गेट डेटा नाम का। इस फंक्शन का काम क्या है? कोई भी डेटा क्या करना भाई? गेट करके दिखाना। लॉग के अंदर हमने यहाँ पे लिख दिया कि आपको वेलकम टू डब्ल्यूएस क्या करना? प्रिंट करना, वेलकम टू डब्ल्यूएस करना। बिल्कुल कर देंगे सर। लो अब मुद्दे की बात यह है कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन मैं डायरेक्ट यहाँ कॉल करूंगा तो ये तो पेज ओपन होते ही कॉल हो जाएगा भाई। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ कॉल करूंगा तो ये तो पेज ओपन होते ही कॉल हो जाएगा, बिल्कुल कॉल हो जाएगा। इसमें कोई चांस नहीं है कि ये कॉल ना हो। राइट क्लिक करते हैं, कॉल हो गया। देखो बिल्कुल बिल्कुल मेरे पेज ओपन होते ही ये यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉल हो रहा है सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कॉल हो रहा है। मैं चाहता हूं ये जो मेरा फंक्शन है ये कुछ समय बाद कॉल हो, तो आप इसको सेट टाइम आउट में डाल दीजिए। सेट टाइम आउट भाई विंडो का एक फंक्शन है, ठीक है। सेट टाइम आउट क्या करता है? सेट टाइम आउट को आपने दिया भैया, यहाँ पे रेफरेंस पास कर दो। ये गेट डेटा क्या है? कॉल बैक फंक्शन है एक। ये एज ए रेफरेंस हमने यहाँ पे पास कर दिया। या तो डायरेक्ट फंक्शन भी बना सकते हैं आप इसके अंदर, पर हमने फंक्शन के वेरिएबल को यहाँ पे पास किया और कॉमा करके 2000 मिली सेकेंड। तो आपका फंक्शन पेज ओपन करते ही नहीं आएगा। देखो आपने पेज ओपन किया, नहीं आया, 2 सेकंड के बाद आ जाएगा।
2 सेकंड के बाद आ गया, देखो 2 सेकंड के बाद आ जाएगा। देखो तो जब भी पेज रिफ्रेश करेंगे आपका फंक्शन 2 सेकंड के बाद क्या होगा, फायर हो जाएगा। अब पॉइंट ये बस एक बार ही ये आपके फंक्शन को क्या करेगा, डिले करेगा। जब भी पेज ओपन होता है उस समय उसको क्या करेगा, डिले करके 2 सेकंड के बाद आपके सामने इसको ओपन कर देगा। तो सेट टाइम आउट किसी भी काम को भाई कितने डिले के बाद ऑटोमेटिक कॉल करना, ये लॉजिक बता रहा है, ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए मान लीजिए कि यहां पे पता है ये एक मैंने आप लोगों के सामने एक प्रोग्राम बनाया था, अभी फॉर्म का ही काम कर रहा था, ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप वो एरर यहां दिखा दो, यहां पे एक डिव बना दो, डिव के अंदर एक क्लास दे दो एरर, और इस एरर के अंदर वो मैसेज दिखा दो। दिखा देंगे, क्या करना है सर, लो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फॉन्ट का साइज कर दूंगा मतलब 12 पिक्सल, थोड़ा मार्जिन दे दूंगा बॉटम से 5 पिक्सल, ओके। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने ये जो बनाया ये एरर की है, ठीक है। अब एरर की डिव को यहाँ पे टारगेट कर लो, लेट एरर डिव ले लेते हैं, चलो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज कर लेते हैं, और क्वेरी सेलेक्टर का यूज करके हमने डॉट एरर वाली डिव को यहाँ पे क्या क्या टारगेट किया, यहाँ पे जोड़ दे रहा हूं भाई, वो टॉपिक आपको थोड़ा और इंटरेस्टिंग दिख जाएगा बनता हुआ। देखो एरर डिव को गए और एरर डिव को बोला कि एरर डिव आपके इनर एचटीएमएल के अंदर ये पूरा डाल देना, इनर एचटीएमएल के अंदर ये पूरा डाल देना। डाल देंगे सर, क्या हो गया, देखो एक काम करो आप पहले यहाँ पे डालो तो सही, अब सेम ईमेल डालो, मैं डाल दूंगा वहां पे, लो सेम ईमेल डाल दो सर, ये लो। पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा क्या भाई, रिफ्रेश करना पड़ेगा। अलर्ट तो मैंने गायब कर दिया ना, अलर्ट कहीं पड़ा हुआ तो नहीं है, नहीं है सर कोई अलर्ट, तो हटा दिया आपने सर, फिर भी अलर्ट आया क्यों, देखते हैं एक बार भैया। चलो एक बार डेटा वापस से फिल करके देखो सर, ठीक है, सेम ईमेल वापस से फिल करके देखो सर, ओके आया, देखो ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है आया। क्या इसका कलर रेड हो सकता है सर, बिल्कुल कलर रेड हो जाएगा, आपके कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं कलर को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रेड कर रहा हूँ, ओके सर। करना वापस से, मैं वापस से क्या कर रहा हूँ, फेक फिलर से डेटा फिल कर रहा हूँ, और सेम ईमेल आईडी वापस से क्या कर रहा हूँ, फिल कर रहा हूँ, फेक फिलर आया, सेम ईमेल आईडी फिल कर रहा हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई अगर ये चलो आ रहा है तो ये ऑटोमेटिक 2 सेकंड के बाद आपके पास से गायब हो जाए, मतलब 2 सेकंड बाद ये मैसेज गायब हो जाए। तो आपने एरर लाने का काम, एरर दिखाने का काम तो यहाँ पे कर दिया, पर एरर दिखाने के बाद आपने बोला एक सेट टाइम आउट चलेगा। सेट टाइम आउट के अंदर ये एक कॉल बैक फंक्शन चलेगा, जो कॉल बैक फंक्शन 2 सेकंड के बाद फायर होगा, और 2 सेकंड के बाद ये एरर डिव का जो इनर एचटीएमएल है उसको खाली कर देगा। देखो शुरू के 2 सेकंड आपको ये एरर दिखेगा, फिर एरर आने के बाद 2 सेकंड के बाद एरर गायब हो जाएगा। तो एरर लेके तो आइए पहले सर, लेके थोड़ा डेटा फिल कर लेते हैं लोग। अब मैं एरर लेके आता हूं, चलो मैंने एरर किया लेके आया, देखो आया 2 सेकंड के बाद गायब। तो ये कमाल किसका है, सेट टाइम आउट का है, क्योंकि ये काम आपको एक बार करना है। जैसे ही एरर, भाई अब आप दोबारा एरर करोगे तो ये वापस चलेगा, मतलब दोबारा अगर एरर करेंगे वापस चलेगा, पर पेज रिफ्रेश करते ही अगर आपको ऑटोमेटिक चलाना है तो भी आप इस लॉजिक को यहां पे क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई चैलेंज है, कोई डाउट है सर, ठीक है। वैसे ये हमेशा ध्यान रखना, ये मिली सेकंड में लेता है, मिली सेकंड को कन्वर्ट कर लीजिए सेकंड में, 2 सेकंड बनता है 2000 मिली सेकंड का, ठीक है। अब एक यहां पे एक एग्जांपल बनाना है कि हमें एक मॉडल बनाना है। मॉडल तो सर हमने बनाया था, उसी को यूटिलाइज कर लेंगे आप। यार देखो डिजाइन मत बनवाओ मेरे से, डिजाइन बनवाएंगे टाइम लगेगा। मैं एक काम कर रहा हूं, मैंने मॉडल आपके किसी एग्जांपल में बनाया था, ये देखो इस मॉडल को कॉपी करके यहां ला रहा हूं, डिजाइन नहीं बनाऊंगा अब मैं, ठीक है। ये लो मैंने यहाँ पे मॉडल डॉट एचटीएमएल करके फाइल बनाई, ये मैंने मॉडल बनाया था सर, ओके। मैंने राइट क्लिक करके ओपन विथ स्टॉप लाइव सर्वर, और यहाँ पे ओपन विथ क्या किया, इसको लाइव सर्वर पे क्या कर दिया, मूव कर दिया। मॉडल बनाया तो था सर, इसके क्लिक पे खुलता है, देखो ऐसे। मैं ये चाहता हूं कि मेरे पेज के रिफ्रेश होते ही ये 2 सेकंड बाद ऑटोमेटिक खुल जाए। तो जो काम आपने बटन के अंदर किया, क्या मैं ये काम डायरेक्ट सेट टाइम आउट के अंदर कर सकता हूं क्या, सेट टाइम आउट के अंदर कर दीजिए सर। ये लो भाई, डिजाइन बनाने का काम आपका वैसे का वैसे ही है, कितने सेकंड के बाद आप चाहते हैं ये ऑटोमेटिक खुले, 2000 मिली सेकंड के बाद। ये ध्यान रखना, जब पेज पूरा खुल जाएगा उसके 2 सेकंड के बाद ये जो है ये वाला काम होगा, और मॉडल आपका टॉप से कूदता हुआ नीचे आ जाएगा। देखो जो काम आपने बटन के अंदर किया वो काम मैंने सेट टाइम आउट के अंदर कर दिया। तो अब क्या होगा, जैसे ही आप पेज रिफ्रेश करेंगे 2 सेकंड के बाद आपका मॉडल ऊपर से नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो भाई ये एक टास्क हो सकता है ना, कभी कभी क्लाइंट बोलता है एक काम करो, पेज रिफ्रेश करने के 2 सेकंड के बाद मेरा कोई मॉडल या कोई डिस्काउंट मॉडल या कोई बैनर खुलना चाहिए। तब आप ये लॉजिक क्या करोगे, लगाओगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे है अपना सेट इंटरवल। देखिए सेट इंटरवल का काम क्या होता है, सेट इंटरवल आपके काम को बार बार करता है। भाई सेट टाइम आउट आपका काम एक बार करता है, सेट इंटरवल कुछ इंटरवल के बाद बार बार वो काम करेगा।
जैसे मान लीजिए आपको कोई क्या करना है, एक डिजिटल क्लॉक बनाना है भाई, उसमें टाइम चेंज होता रहता है एक एक सेकंड के बाद, तो आप चाहते हो मेरा काम एक एक सेकंड के बाद होता रहे, बिल्कुल। तो सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट में यही डिफरेंस है, ये भी विंडो का फंक्शन है कि ये भाई अपना काम हर एक सेकंड या जो भी इंटरवल देंगे उसके बाद बार बार करेगा। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर मैंने यहां पे जाके मैंने सेट इंटरवल में यूज किया और सेट इंटरवल को ये फंक्शन दिया, तो ये हर 2 सेकंड के बाद अपना काम करेगा क्या? एक छोटा सा काम करते हैं, यहाँ पे लेट एक c इक्वल टू 1 ले लेते हैं, c को यहाँ प्रिंट कर देते हैं और साथ में c प्लस प्लस कर देते हैं और इसको यहां से कमेंट कर देते हैं। देखिए जब हमारा फंक्शन ये जब इसको कॉल करेगा, ये ध्यान रखना, जब भी ये इसको कॉल करेगा गेट डेटा को, तो गेट डेटा कॉल होगा, सबसे पहले c की वैल्यू क्या है 1 है, वेलकम टू डब्ल्यूएस प्रिंट होगा, c प्लस प्लस होकर 2 हो जाएगा। जब दोबारा कॉल करेगा 2 प्रिंट होगा, फिर तीसरी बार कॉल करेगा 3 प्रिंट होगा। ऐसे एक एक करके हमारा डेटा यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट होने लग जाएगा। मैं एक काम कर रहा हूं, रिफ्रेश कर रहा हूं इसको, देखो ध्यान से देखना, आया 2 सेकंड के बाद वापस आंसर आया, 2 सेकंड के बाद वापस आंसर आया। तो सेट इंटरवल आपके काम को बार बार करता है। बार बार करने का मतलब हर इंटरवल के बाद बार बार इस कोड को क्या करेगा, प्रिंट करता रहेगा। जो भी आपका टास्क है जो बार बार अगर पीछे बैकग्राउंड में कराना है तो आप सेट इंटरवल का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो, सेट इंटरवल को आप क्लियर भी कर सकते हो। क्लियर करने का मतलब है, मान लो कि आपका कहना है कि सर एक छोटा सा काम करते हैं, लेट यहां पे आप क्लियर भी कर सकते हो। क्लियर करने का मतलब क्या है, मैंने इसको एक वेरिएबल में लिया, वेरिएबल का नाम क्या है, मान लो एक ऐसे ले लिया, माय इंटरवल करके। भाई आप ये भी बोल सकते हो इफ अगर जो हमारी सी की वैल्यू है, इफ जो हमारा सी है डबल इक्वल टू 10 के पास आए तो क्लियर इंटरवल चल जाए। क्लियर इंटरवल को केवल ये वेरिएबल देना है, ये चलना बंद हो जाएगा। क्लियर इंटरवल का मतलब है कि भाई आप इस काम को 10 होने पे क्या चाहते हो, रोकना चाहते हो, दिखाओ सर। 10 होने पे रोकना चाहते हो। 2 हो गया है सर, 3 भी हो गया है, 4 भी हो गया है, 5 भी हो गया है, 6 भी हो गया है, 7 भी हो गया है आपके सामने, फिर 8 हो गया, 9 हो गया और यहाँ पे 10 हो गया। 10 के बाद ये कहानी, 9 के बाद ही क्यों रुक गया सर, एक मिनट रुको भाई, 9 के बाद क्यों रुक गया? ओके हाँ, 9 के बाद इसलिए रुक गया कि सर आपने इसको भाई पहले ही कर दिया क्लियर इंटरवल। तो भाई आप इसको आपने भाई 9 वाला डेटा प्रिंट किया, 9 वाला डेटा प्रिंट करने के बाद बोला 9 प्लस प्लस होके 10 हो जाए, और 10 होते ही हो गया। इसको ऊपर लगाइए कंडीशन को सर, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए और थोड़ा तेज चला दीजिए सर, 500 पे कर दीजिए, फटाफट चलेगा लो। डन 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 डन, देखिए उसके बाद रुक गया। अब रुक क्यों गया, क्योंकि देखो मैंने बोला भाई ये प्लस प्लस 9 के बाद 10 करेगा ना, 9 वाला आंसर आएगा 10 कर देगा। अब 10 लेके जब ऊपर की साइड जाएगा तो ये चलो क्लियर इंटरवल चल गया, मगर ये आंसर तो प्रिंट होगा ना आपके सामने। तो पॉइंट और मुद्दे की बात ये है कि क्लियर इंटरवल आपके सेट इंटरवल को स्टॉप कर देता है, ये आपको पता होना चाहिए बस। तो ये भी लॉजिक आपके सामने क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, और मैंने इसको बता दिया। चलिए अब बात करते हैं डेट ऑब्जेक्ट की। देखिए जावास्क्रिप्ट के अंदर इनबिल्ट एक डेट ऑब्जेक्ट होता है जो डेट से रिलेटेड सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब देखिए इसमें क्या होता है भाई, आप न्यू कीवर्ड का यूज करके डेट नाम की क्लास को यहां पे यूज करते हैं। देखो क्लास का जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, वैसे नॉर्मल ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं किसका भाई, एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं भाई। जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की प्रोसेस में जाते हैं तो हम क्लास का क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो जब भी कोई क्लास की बात आएगी, क्योंकि डेट एक क्लास है, उस क्लास के आगे न्यू कीवर्ड लिखा होगा। तो न्यू कीवर्ड के साथ में अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, जैसे ये नाउ नाम का मैं क्या कर रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं, तो अब आप ये समझ जाना कि कोई डेट नाम की जावास्क्रिप्ट के अंदर इनबिल्ट क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है। वैसे अगर न्यू हटा भी दूंगा तो भी मेरा काम चलेगा, मगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो यहां पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट एलिमेंट भी होता है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्लास और ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं। तो ये एक जावास्क्रिप्ट की पहले से बनी हुई क्लास है, इसका हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जो जावास्क्रिप्ट हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अब बात कर रहे हैं डेट की। देखिए डेट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ओके, हमने यहाँ पे गए और यहां जाके हमने क्या किया, स्क्रिप्ट टैग का यूज किया, और स्क्रिप्ट टैग का यूज करके हमने बोला भाई एक काम करो, डेट का लेट, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम, मैंने वेरिएबल का नाम क्या लिखा है, करंट डेट। तो ये करंट डेट के बारे में सारी चीजें बताने वाला है, बस आपको यहाँ पे लिखना न्यू और इसके आगे स्पेस देके डेट। ओके, अब पॉइंट और मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पे वेरिएबल जो दोगे वही एक ऑब्जेक्ट के जैसे बिहेव करेगा। वो इस क्लास का क्या करना है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। अगर आप इसको कंसोल डॉट लॉग कराओगे तो ये आपको करंट डेट के बारे में सब कुछ बताएगा। देखो देखिए, हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं और इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाके चेक करते हैं, ये बता रहे देखो, फ्राइडे अगस्त 15 अगस्त बिल्कुल है, ठीक है।
ये बता रहा है 13 और ये पूरा टाइम आप लोगों को क्या कर रहा है, बता रहा है, बिल्कुल बता रहा है, देखिए बता रहा है, ठीक है। अब भाई ये करंट डेट के बारे में बताता है, और अगर किसी ने इसके बीच में कोई डेट डाल दी तो वो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे आपने मैनुअली कोई डेट डाल दी, मैनुअली डेट डालने का मतलब क्या है सर, भाई आपने बोला नहीं मुझे तो आगे चल के कुछ काउंटडाउन या कुछ बनाना है, ऐसे आपने किया और आपने यहां पे डाल दिया 21, तो ये 21 अगस्त का क्या बन जाएगा भैया, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, देखो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ध्यान देना। तो वैसे अगर डेट को अगर आपने खाली छोड़ रखा है तो ये करंट डेट के बारे में सारी चीजें बताएगा। अच्छा, अब क्या क्या बताता है देखो, एक आता है गेट फुल ईयर। अगर आप इस वेरिएबल को यूज करके बोलेंगे गेट फुल ईयर, तो ये फुल ईयर आपको क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। ओके, 2025 है, बिल्कुल सर। फिर और क्या रिटर्न कर सकता है सर, ये ऑब्जेक्ट जैसा काम कर रहा है ना ये वेरिएबल। फिर आप यहां पे गेट मंथ करेंगे, गेट फुल मंथ, गेट मंथ होता है, ठीक है। गेट मंथ करेंगे तो ये आपको एक नंबर देगा। अब ये जो नंबर देता है, ये नंबर देता है 0 से लेके 1 तक, 11 तक का नंबर देगा। तो 0 को जनवरी काउंट करिए, 1 को फेब काउंट करिए, 2 को मार्च काउंट करिए, 3 को अप्रैल काउंट करिए। ऐसे आपको नंबर के हिसाब से काउंट करना पड़ेगा। तो यहां पे आप यही समझिए, देखिए यहां पे लिखा है कि ये आपके मंथ को 0 से लेके 11 तक के प्रोसेस में डिवाइड कर देगा। अब आगे का लॉजिक आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है अपना भैया गेट डे। डे क्या करता है, आपको 0 से लेके 6 तक का नंबर देता है। आप 0 पे संडे को रख लो आप, और 6 पे आप सैटरडे को रख लो। फिर 0 पे संडे आ गया, फिर तो 1 पे आपका मंडे आएगा, 2 पे ट्यूसडे आएगा, 3 पे वेडनेसडे आएगा, 4 पे आपका थर्सडे आ जाएगा, 5 पे फ्राइडे आ जाएगा। तो अगर मैं अभी का डे निकालूंगा तो भाई मुझे 5 देगा, क्योंकि फ्राइडे चल रहा है। तो फ्राइडे जो है वो किस नंबर पे पड़ा है, 5 नंबर पे पड़ा है। तो गेट डे भैया क्या है, निकालो, ये लो, डन। तो जैसे ही हम इसको जाके यहाँ पे चेक करेंगे तो ये आपको 5 देगा। तो ये चीज आपको लॉजिकली लगानी पड़ेगी। आपको यहाँ पे 0 का मतलब समझना पड़ेगा संडे है, और 6 का मतलब आपको समझना पड़ेगा सैटरडे है, ठीक है। फिर है एक गेट आवर्स। गेट आवर्स क्या करता है, अभी करंट क्या आवर्स चल रहे हैं वो निकालेगा। जैसे अभी 1 बजे हुए हैं तो ये आपको 24 के हिसाब से आवर्स निकाल के देगा। तो 13 मतलब 13 इसका आंसर आएगा। देखिए मैं यहाँ पे जाके बोलता हूँ भैया करंट डेट का आवर्स क्या है वो निकाल के दीजिए मुझे। तो मैंने बोला करंट डेट डॉट आवर्स, गेट आवर्स। तो ये आपको करंट आवर निकाल के देगा 13। अब कोई पूछता नहीं मुझे तो इसको एक काम करना है, मुझे तो इसको 12 आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ पे भैया एक लॉजिक लगा सकते हैं। मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ, एक लॉजिक लगा सकते हैं भाई। यहाँ पे आप एक काम करिए, आप यहाँ पे एक लॉजिक लगाइए कि अगर इसकी वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू लेस देन, अगर इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन 12 है, तो आप एक छोटा सा काम करेंगे, जो भी गेट आवर्स में आ रहा है माइनस क्या करेंगे, 12 कर देंगे। नहीं, ये तो सेम रखेंगे। और अगर भाई 12 से ऊपर है तो जो भी इसमें आ रहा है उसमें -12 कर देंगे, तो ये 1 बना देगा इसको। ये अभी क्या करेगा, 1 बना देगा आपके सामने, देखिए 1 आ गया। मैंने कंडीशन क्या लगाई भाई, सिंपल लगाई ना, कि अगर आपके आवर्स की वैल्यू भैया छोटी है 12 से, तब तो यही यूटिलाइज करना, जो पड़ी है वही यूटिलाइज कर लेना। और अगर आपकी वैल्यू 12 से बड़ी है तो भैया जो करंट आवर्स है उसमें से 12 माइनस कर देना। मान लीजिए अब अगर 2 बजे हैं तो 2 को तो ये क्या देता, 1/4 दे देता, 14 दे देता, 14 माइनस 2 क्या करेगा, ये 2 बना देगा। तो ये लॉजिक लगा के अगर आपको 12 आवर्स में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लग रहा आगे की पिक्चर में कोई डाउट होगा। गेट मिनट्स, गेट मिनट्स क्या करता है, करंट मिनट आपको निकाल के देता है कि अभी क्या करंट मिनट चल रहे हैं। तो अगर मैंने करंट डेट डॉट गेट मिनट का यूज किया तो ये आपको करंट मिनट क्या करेगा, निकाल के दे देगा कि 1 बज के कितने मिनट हुए हैं भैया बताइए, 1 बज के 30 मिनट हुए हैं। तो फिर 30 मिनट के बाद कितने सेकंड हो चुके हैं वो भी निकाल के दिखाओ। तो गेट सेकंड क्या करेगा, करंट सेकंड निकालेगा कि 30 मिनट के बाद कितने सेकंड हुए हैं। बिल्कुल सर, 56 सेकंड। देखिए इसके बाद 2 फंक्शन और हैं, टू लोकल डेट स्ट्रिंग। ये टू लोकल डेट स्ट्रिंग का मतलब होता है कि ये आपको लोकल जो आपके सिस्टम में है, जिस भी जोन में है उसकी एक डेट स्ट्रिंग दे देगा। देखो कैसे सर, आप बताना। मान लीजिए कि अभी आप, भाई मैं इंडिया में हूं तो इंडिया के हिसाब से इसका टाइम जोन के हिसाब से जो इसकी लोकल टाइम स्ट्रिंग है वो दे दो बस। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, करंट डेट डॉट टू लोकल डेट स्ट्रिंग। ये भी एक फंक्शन है, ये आपको क्या करेगा, लोकल डेट की पूरी स्ट्रिंग दे देगा। देखो ऐसे देगा, बिल्कुल देखो ऐसे देगा। कहीं आपको डेट दिखानी है तो दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आपको टाइम की भी क्या होगी, स्ट्रिंग मिल जाएगी। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जाके तो एक और फंक्शन है सर, टू लोकल टाइम स्ट्रिंग। तो टाइम की भी मिल जाएगी क्या, बिल्कुल, टू लोकल टाइम स्ट्रिंग ये है। इसको भी यूज करके आप टाइम की भी स्ट्रिंग ले सकते हैं। इस टाइप से टाइम की भी स्ट्रिंग आ जाएगी। देखो बिल्कुल आ रही है सर, एकदम सही है।
अब मुद्दे की बात ये है कि ये हमारे सामने आ तो रहा है और हमने इसको यूज भी कर लिया, तो आपको पता चल गया कि जावास्क्रिप्ट हमें क्या करता है, एक डेटा ऑब्जेक्ट देता है जिसके अंदर से हम ये सारे फंक्शन को यूज करके अपना जो भी काम करना है वो कर सकते हैं। अब एक ही टास्क है जो मैं यहाँ पे करूंगा भाई, उस टास्क को भी मैंने बहुत आसान बना रखा है। आगे चलता हूं, देखो मुझे क्या करना है, मुझे एक डिजिटल क्लॉक बनाना जो एवरी सेकंड के बाद क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। और भाई मैं इस फंक्शन को यूटिलाइज कर लूंगा, इस फंक्शन को, मतलब आप क्या चाहते हो, मैं H1 टैग का यूज करना चाहता हूं और H1 टैग के अंदर मैं चाहता हूं ये जो लोकल टाइम स्ट्रिंग आई है वो डाल दो, तो डाल देंगे, क्या करना लो सर। लेट H1 एलिमेंट को हमने यहाँ पे क्या किया, टारगेट किया, ठीक है, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्या यूज किया, क्वेरी सेलेक्टर का यूज किया, और इसमें क्या टारगेट कर दिया, H1 टैग, बिल्कुल। और मैंने बोला कि H1 आपके इनर एस्टिमेल के अंदर क्या डालना है, जो भी ये लोकल आया है सर, ये करंट डेट का जो लोकल टाइम स्ट्रिंग आई है वो डाल दीजिए, डाल देंगे। आ गई सर, क्या आ गई, देखो आ गई। इसको बीच में करने का तरीका क्या है भैया, बीच में करने के लिए तो आप एक काम करो ना यार, इस स्टाइल का यूज करो, बॉडी को बोलो बॉडी आपको क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स लेना है, ठीक है ले लेंगे सर। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, H1 सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, हाइट के सेंटर, मगर तभी सेंटर जब हाइट दोगे आप 100 VH, तभी वो सेंटर होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर सेंटर में। और फॉन्ट फैमिली हम यहाँ पे क्या करेंगे, सैंस सेरिफ ले लेंगे, आगे लो सर। पर मुद्दा ये है कि ऑटोमेटिक चेंज भी तो होना चाहिए, चेंज तो कुछ नहीं हो रहा सर ये, भाई मुद्दा ये है कि ऑटोमेटिक चेंज भी तो होना चाहिए, चेंज तो नहीं हो रहा सर यहाँ पे कुछ भी, ये लो 50 पिक्सल कर रहा हूँ, चेंज तो नहीं हो रहा कुछ भी। तो चेंज तो तब होगा ना जब आप इसको सेट इंटरवल में डालेंगे, सेट इंटरवल में डालेंगे तो ये हर एक सेकंड के बाद अपने आप को क्या करेगा, चलाएगा। ये लो, सेट इंटरवल के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा, और ये बना के इसके अंदर इसको डाल देना है, ठीक है, और बोलना है कि भैया हर 1000 मिली सेकेंड के बाद आपको चलना है, मतलब हर एक सेकंड के बाद कोड चलेगा तो उसका जो सेकंड होगा वो बदल जाएगा। देखो देखो क्यों नहीं कर रहा, मैं बताता हूं, क्योंकि ये जो डेट ऑब्जेक्ट है इसको भी उठा के यहां पे डालना पड़ेगा तब ये काम करेगा, ये भी यहां पे डालना पड़ेगा भाई, ये भी यहां पे डालना पड़ेगा तभी वो यहां पे काम करेगा। हाँ, जब आप इसके अंदर इसको डालोगे तभी काम करेगा। देखो देखो चल गया। पॉइंट ये है कि ये जो वेरिएबल मैंने ऊपर बनाया था, ये वेरिएबल भैया करंट टाइम का डेटा निकाल तो देता है, बट जब ये सेट इंटरवल चलता है तो सेट इंटरवल को लगता है कि वो पुराना ही डेट का डेटा उठा के इसके अंदर बार बार डालना है। तो जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर बनाया तो पॉइंट ये है कि हर बार ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, बनेगा, हर बार भैया आपका टाइम चेंज होगा और इस इनर एस्टिमल में जाता रहेगा। और इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, एक डिजिटल क्लॉक छोटा सा यहाँ पे क्या किया, बना लिया मैंने। अब बना के मैंने आप लोगों के सामने दिखा दिया एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक दिक्कत है जो मैं आपके सामने बता रहा हूं, जैसे ही पेज रिफ्रेश करेंगे थोड़ा टाइम लेगा, देखो थोड़ा सा टाइम के बाद डेटा आता है। तो एक छोटा सा काम करते हैं, इसको यहां से कट करते हैं, और कट करके मैंने एक फंक्शन बनाया डी क्लॉक, डिजिटल क्लॉक मान लो, और ये एक एरो फंक्शन है। ए, ये यही फंक्शन मैंने यहाँ पे दे दिया, ये एक एरो फंक्शन है, और इसको मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। एक्चुअली इसको यहां भी कॉल कर दिया और इसको मैंने यहां भी कॉल कर दिया नीचे की साइड। सर दो बार क्यों कॉल किया, देखो पहली बार जैसे ही पेज खुलेगा वो यहां से कॉल हो जाएगा, जैसे ही पेज खुलेगा वो यहां से क्या होगा, कॉल हो जाएगा। उसके बाद कॉल करने की जिम्मेदारी किसकी है, सेट इंटरवल की। तो सेट इंटरवल हर एक सेकंड के बाद बार बार क्या करता रहेगा, कॉल करता रहेगा। तो पॉइंट मेरा ये है कि इसको यहां पे कॉल क्यों किया गया सर, क्योंकि ये पहली बार अपने आप को कॉल कर ले, पहली बार ये अपने आप को ऑटोमेटिक कॉल कर ले, पहली बार ये ऑटोमेटिक अपने आप को कॉल कर ले। ओके सर ठीक है, फिर आपने इसको यहां पे क्यों कॉल किया, रीजन ये भी है, यहां पे क्यों कॉल किया, क्योंकि उस भाई दूसरी बात तो सेट इंटरवल कॉल करेगा, तो बाकी के काम को सेट इंटरवल को बोला मैंने कि आप बार बार करते रहो, और ये लॉजिक लगा के हमारा टास्क यहां पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अभी हमने जो पार्ट देखा उसमें मैंने बहुत सारी चीजें कवर कराई, प्लीज आप इसको अच्छे लेवल पे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करिएगा और आप जावास्क्रिप्ट के लॉजिक को इंक्रीज करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।